अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? ईद कैसी गुजरी? मज़े में गुजरी होगी। और सबकी ईदें जो है ना वो ऐसे अच्छी अच्छी ईद गुजरती हैं, लेकिन अब काम पे वापस। और सारे के सारे लोग जो हैं वो आज यही सोच रहे होंगे। वैसे कुछ लोग जो है वो आज आ गए होंगे अपने अपने कामों पर वापस, और कुछ लोग जो हैं उनकी कल से जो है वो वर्किंग स्टार्ट होगी। और कुछ लोग जो हैं जो शहर से बाहर गए हुए हैं अपने अपनों में अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए, वो भाई वापस आएंगे अभी कुछ दिनों बाद। तो भाई सबको बहुत बहुत सारी खुशियाँ मुबारक, ईद मुबारक। और ईद उल अज़हा जो है ना, ये इसकी ख़ास बात ये है कि इसने चलते रहना होता है। अभी आप देखें कि बारबेक्यू चलेगा, फिर उसके बाद जो है कई सारे इवेंट्स होंगे, शादी सीज़न जो है वो भी अभी इन हो जाएगा। तो भाई इसकी हैपनिंग्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होती। और ये एक ऐसी ईद होती है जो खाने पीने के साथ साथ जो है ना खुशियाँ भी इसमें बांटी जा रही होती हैं, मिलना मिलाना भी होता है, दावतें चावतें भी हो रही होती हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है वो चल रहा होता है। तो भाई हमने सोचा कि हम हमेशा अपने शो में जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि भाई आपकी सेहत के मुतालिक, आपकी खूबसूरती के मुतालिक, आपके बालों के मुतालिक। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में एक ऐसी रिसर्च शेयर करती हूँ, या फिर एक ऐसी बात शेयर करती हूँ जो कि बहुत कम लोगों को शायद पता होगी, या पता होती है तो फिर वो इग्नोर कर देते हैं, उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालते, जहन पे ज़्यादा जोर नहीं डालते। तो भाई ये जो मैं अभी आपको बात बताने जा रही हूँ, या अभी जो जिस शो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें मैं बात करती हूँ कमर दर्द से रिलेटेड। और ये कमर दर्द किस वजह से होता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बहुत लंबा बैठ जाते हैं, इस वजह से उनकी कमर में दर्द होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई वो थोड़ा वीक हैं, इस वजह से उनकी कमर में दर्द होता है। और बहुत सारे लोगों को इस तरह से लगता है कि भाई अच्छा एक मिनट जी, मेरा जो दुपट्टा है ना आज वो बड़ा कोई स्पेशल है, और ये स्पेशल दुपट्टे होते हैं जी ईद के, तो अभी मैं ज़रा ये ठीक कर लूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। भाई कमर दर्द के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जो बैक पेन है, यानी जो कमर का दर्द होता है ना, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का शिकार होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लंबा बैठ जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम बहुत ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, अच्छा ये भी वजह होती है। लेकिन एक्चुअल में एक साइलेंट चीज़ होती है, एक साइलेंट आपका बॉडी पॉस्चर होता है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन होती है, जिसकी वजह से आपको नर्व पेन होती है, जिसकी वजह से आपके साथ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। और साथ साथ जो सciatica के पेशेंट होते हैं ना, उनके साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है, आपने उस पर गौर करना है कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है, आप अपनी दोनों टांगों पे इक्वल जोर देते हैं या नहीं देते हैं, आप बैलेंस होकर खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं। अगर आपका बॉडी पॉस्चर ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम होगी इस वजह से कि आप जो है वो बैलेंस नहीं रख पाएंगे। अच्छा क्या होता है कि ये जो बैलेंस ना होने की वजह से आपके ब्रेन के जो नर्व्स होते हैं उसके ऊपर असर पड़ता है, आपको कमर दर्द रहता है, आपको जो है वो नी पेन रहता है, आपको हील पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, आपको बोन्स में जो है वो टिंगलिंग सी फील होती है। कुछ लोग कहते हैं पाँव हमारे सुन हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में साइलेंटली वो अपने एक पाँव पर वज़न दे के खड़े होते हैं और दूसरा पाँव जो है उसके ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से आपका बॉडी पॉस्चर ख़राब होता है। आपको कमर दर्द के साथ साथ आपको जो नर्व का दर्द है और sciatica पेन में अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। अच्छा, बोन जो वीक हो जाती है उसकी रीज़न ये होती है, यानी जो लोग कहते हैं ना कि जी हड्डियों की कमज़ोरी हो गई है या हमारी जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, या फिर हमें कोई डेफिशिएंसी हो गई है, तो वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है, विटामिन D की कमी की वजह से होती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन अगर प्रॉपर तौर पर आप नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके जो मसल फंक्शंस हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होता, और ये नर्व हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। और ये जो डेफिशिएंसीज़ हैं ये मिलके आपकी जो टांग है, यानी जो आपकी लेग है, उसको वीक बनाती हैं। तो बोन्स के लिए विटामिन D एंड विटामिन B12, विटामिन D, मैग्नीशियम, पोटेशियम मसल्स के लिए, उनकी एक्टिविटी के लिए बेस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कमर में है दर्द, और फिर आपको लगता है कि भाई सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ कर लिया, जो है ना टैबलेट्स खा ली हमने, रेमेडीज़ कर ली, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, थोड़े अरसे फ़र्क पड़ता है फिर कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर उसके लिए आपने करना यह है कि अपने आप को खुद जज करना है, अपने आप को खुद देखना है कि आपका जो बॉडी पॉस्चर है, आप किस तरीके से खड़े होते हैं। और आपने अगर अपना बैलेंस टेस्ट कराना है तो वो भी आप करा सकते हैं, और बैलेंस टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए। अच्छा, 20 सेकेंड्स तक जो है वो अगर आप एक टांग पर खड़े हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है बॉडी का
वो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा आप पूरा दिन थ्रू आउट एक ही टांग पर जोर दे के, एक ही फुट पर जोर दे के खड़े हो रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको बैक पेन भी होगी, नर्व पेन भी होगी, और थोड़ा सा आप एंजाइटिक भी होंगे, और फिर आपको जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आप कितनी भी ज़्यादा मेडिसिन खा लें। अच्छा जी, अब आते हैं जी ईद के ऊपर, ईद उल अज़हा के ऊपर। ईद उल अज़हा बहुत अच्छी रही, सब ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि जिस तरह हम मवेशी मंडी के हवाले से आपको गाइड कर रहे थे कि मवेशी मंडी जो है वहाँ पर बड़ी रौनकें रहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन कुछ ये भी तो आपके साथ में गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई जानवर जो हैं वो कितने फ़रोख्त हुए, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा गए थे वहाँ पर मवेशी मंडी में, लेकिन ये जो फ़रोख्त है ये कितनी हुई। तो इस ईद पर 6 से 10 लाख जानवर कम फ़रोख्त हुए। ये देखिए जी, ये बड़े स्टैट्स हैं, ये हकाइक है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, ये जो एसोसिएशन है इनकी, उनकी जानिब से बताया गया है कि ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में 69,77,000 जानवर जो हैं वो कुर्बान किए गए, और इस ईद पर 6,10,00,000 जानवर कम फ़रोख्त हुए। अच्छा, 6 लाख से 10 लाख जानवर जो हैं वो कम फ़रोख्त हुए। अच्छा, अब क्या है कि ये जो स्टैट्स हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, इसके मुताबिक 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख जो हैं जो दूसरे जानवर थे वो, इसके अलावा 1 लाख ऊँट जो हैं वो कुर्बान की गई। अच्छा जी, फिर एसोसिएशन के मुताबिक इस ईद पर जानवरों की कीमतों में कमी का रुझान देखा गया। कुर्बानी के जानवरों की फ़रोख्त का कुल जो तखमीना है वो 500 अरब से कम है। अच्छा जी, गाय की कीमत में 25,000 से 1.5 लाख रुपए कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि बकरे की कीमत में अच्छा जी 10,000 से 50,000 रुपए तक इजाफा हुआ। ऊँट की कीमत में भी इजाफे का रुझान देखा गया। अच्छा, ये जो एसोसिएशन है इसके मुताबिक इस साल खालों की मालियत का तखमीना जो है 6.35 अरब लगाया गया है। ओके, तो ये तो वो ख़बरें जो मैंने आपके साथ में शेयर की और आपको बताई कि भाई मवेशी मंडी में जो है वो क्या कुछ होने जा रहा है। अब कुछ शेयर करते हैं आपके साथ में मौसम, और मौसम का क्या हाल है अभी थोड़ी सी देर में आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको मैं मौसम के वाले से अपडेट करती हूँ कि शहर कायद में गर्मी है या फिर मौसम जो है वो बदल गया है। तो शहर कायद का जो मौसम है उसमें गर्मी की शिद्दत है बरकरार, और गर्मी की शिद्दत कम हो जाए तो क्या है बात, लेकिन ईद उल अज़हा के तीनों दिनों में ये गर्मी जो है उरूज पर रही। अच्छा, इसके बाद मौसम गर्म और मरतूब है। महकमे मौसमियात का ऐसा बताना है शहर में वक्फे वक्फे से तेज़ रफ्तार हवाएं जो हैं वो भी चलेंगी, वो तो आज सुबह से ही चल रही हैं। महकमे मौसमियात मौजूदा दर्जा हरारत के बारे में कहता है कि 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, गर्मी की शिद्दत 35 डिग्री महसूस की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा जो है मगरिब सिम से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 60% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो ये तो जनाब हो गया हमारा मौसम, और आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा इसकी सूरत हाल जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। थोड़ी सी देर में आपको बताते हैं कि 11 बजे जो मौसम है वो कैसा रहेगा। 11 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, फिर 1 बजे रहेगा 34 सेंटीग्रेड, और 2 बजे रहेगा 35 सेंटीग्रेड। तो ऐसा करते हैं कि पहले आपके साथ में ये अच्छी सी खबर जो है वो शेयर कर लेते हैं, एंड इट्स अबाउट स्पोर्ट्स, और इट्स अबाउट पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से, उनकी जो साबिक कप्तान है उनके हवाले से खबर शेयर करते हैं, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे माल का हाल। अच्छा जी, तो ये खबर जो है ये है जी पाकिस्तान विमेंस टीम की साबिक कप्तान सना मीर हॉल ऑफ फेम में शामिल। यस, कांग्रेट्स सना मीर। अच्छा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने 2025 के हॉल ऑफ फेम में पाकिस्तान की सना मीर समेत 7 खिलाड़ियों को शामिल कर लिया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान वेस्ट इंडीज़ के लेजेंड बिशप ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कबल लंदन में होने वाली तकरीब में किया था। तकरीब में पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की जो कप्तान है साबिक कप्तान सना मीर और दीगर 6 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का ऐलान किया गया है, और सना मीर इस फहरिस्त में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली खातून और मुल्क की मजमूई तौर पर 8वीं क्रिकेटर हैं। सो वेरी कांग्रेट्स टू यू सना मीर, और विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको ये जो हॉल ऑफ फेम है इसमें शामिल कर लिया गया है। अच्छा जी, अब चलते हैं और आपको बताते हैं माल का हाल, क्योंकि करेंसी जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। लोग जो है बहुत सारे लोग जो है इस बारे में बड़े कॉन्शियस होते हैं कि आज आपने जो है वो करेंसी के रेट्स नहीं बताया, हमें पता करना था कि करेंसी के रेट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। सो वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187, दैन वी हैव कैनेडियन डॉलर 210,
फिर वी हैव व्हाट, वी हैव यूरो 323 और फिर कुवैती दिनार 922। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 383, सऊदी रियाल 75, स्विस फ्रैंक 338, यूएस डॉलर 284। तो ये तो हो गया जी माल का हाल। अब कुछ चलते हैं सब्जियों के जानिब और आपको बताते हैं कि आज जो हमारे सब्जियों के रेट है, कमिश्नर कराची के रेट है, वो क्या है। ऑल दो कि क्योंकि अभी ये बकरीद का सीज़न है, ये 10-15 दिन जो है दावतें हैं, बारबेक्यू है और बहुत सारी इवेंट्स भी होंगे डेफिनेटली, तो सब्जियों के रेट नीचे आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सब्जियों की जो स्टैटिक रेट है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि सब्जियों की जो स्टैटिक रेट है वो क्या है। तो जो टमाटर जो है वो है 52 पे, अच्छा आलू जो है वो है 46 पे, रोज़ाना लगाएं जी डार्क सर्कल्स के लिए। लहसुन जो है वो 230, ये भी बड़ी अच्छी है डाइजेशन के लिए। अदरक भी अच्छी है डाइजेशन के लिए 575 पे। गाजर 81, अच्छा जी। उसके बाद तुरई जो है वो 58 पर है और फिर जो है लौकी जो है वो 58 पर है। फूल गोभी जो है वो 115 पर है। खीरा जो है वो 58 पर है। इसके अलावा जो है भिंडी वो 82 पर है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास है प्याज, जो है सब के लिए निहायत मुफीद, बालों के लिए भी मुफीद है, वो है जी 29 पर। अब चलते और आपको बताते हैं कि आलमी मार्केट में जो सोने के प्राइजेज़ हैं वो क्या है। तो आलमी मार्केट में सोना $43 महंगा होकर $3,400 फ़ी औंस पर पहुंच गया। एक तोला सोना 4,300 रुपये महंगा होकर 3,58,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,687 रुपये महंगा होकर 3,07,270 रुपये का हो गया और एक तोला चांदी 159 रुपये इजाफे से 3,745 रुपये की हो गई है। इसके फ़ौरन बाद से जो है वो हम बढ़ेंगे दालों की जानिब और दालों की जो रेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। और दालों की रेट्स में सबसे पहले क्या है हमारे पास, दाल माश, और दाल माश के जो प्राइजेज़ हैं वो है 385। फिर उसके बाद है मूंग की दाल जो कि है 380। फिर उसके बाद है मसूर की दाल जो है 260। फिर उसके बाद दाल चना 280। फिर उसके बाद जो है काबली चना है 350। और भाई फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आज की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि वफाकी काबीना जो है उसके बजट के अहम नुकात सामने आ गए हैं और बजट पेश होने जा रहा है। आवाम भी डरे हुए हैं और हम सब जाहिर सी बात है इक्वली ये सोच रहे हैं कि जो बजट आए बड़ा ज़बरदस्त आए। इस पर करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंट से बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने और हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो है आजिज़ भाई उनके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक, कैसे हैं आप लोग? ईद मुबारक और वालेकुम सलाम। ईद तो पुरानी हो गई मेरा ख्याल है, 3 दिन के बाद। अरे अभी कहाँ आजिज़ भाई, अभी तो गोश्त वगैरह जो है वो अभी तक लोगों के घरों में होगा। अभी तो बारबेक्यू वगैरह नहीं करना आप लोगों ने, या कर लिया बारबेक्यू? तो बहुत सारे लोग पूरा साल खाते हैं फ्रिज में रख के। सही, बिल्कुल। लेकिन वैसे 3 दिन का ईद के छुट्टियां होती हैं, हम लोग तो आज आ गए ऑफिस में। और सही बात है, और आज आ भी गए। और उसके अलावा भी जो है मैं देख रही थी कि आप लोग घरों में बैठ के भी जो है वो काम कर रहे होते हैं और जिस तरीके से खबरें दे रहे होते हैं। खबरें तो खबर और मौत जो है ना उसका कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी आ सकती है। किसी वक्त भी आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो बजट आ रहा है और बजट जो है वो उसके बारे में मैं अशरफ भाई से पूछूंगी। अशरफ भाई, बजट आ रहा है, ज़रा थोड़ा बताएं, नुकात भी इसके जारी कर दिए गए हैं, क्या कुछ हो रहा है, आवाम के लिए कितना रिलीफ है, खुश हो जाएं हम या थोड़ा डरना शुरू कर दें? नहीं देखिए, IMF का बजट है। हाँ। जब IMF के पास हम $7 अरब लेने गए तो कोई इजी एक्सेस तो होगा नहीं। तो IMF की अपनी शराइत हैं, उसके तहत हमें आगे बढ़ना है। और अगर आप देखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें सबा, बजट का जो है ना बहुत सिंपल सी बात है, अखराजात और आमदनी। हाँ। यानी मैं अखराजात कितने कर रहा हूँ और आमदनी कितनी। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, मेरे अखराजात हैं 1,20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये का मेरा खसारा है, तो मैं आजिज़ भाई से कर्जा लूँगा। हाँ। ठीक है, तो अब ये जो खसारा है ना, ये कैसे कम करना है कि मुझे आमदनी बढ़ानी पड़ेगी या अखराजात कम करने पड़ेंगे। हाँ। इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा अलमिया ये है, आजी साहब मेरे सीनियर हैं, हाँ। वो बताएंगे कि इस मुल्क कोई भी गवर्नमेंट आई हो उसने अपने अखराजात कम नहीं किए हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का देखें अखराजात, सदर महल जो है उसका अखराजात, CM हाउसेज सारे चारों सूबों के देखें, गवर्नर जो होते हैं चारों सूबों के, उनके खराजात जो है ना हमेशा इतने ज़्यादा बढ़ते हैं और अब ये लाखों रुपए में नहीं होते, करोड़ों अरबों रुपए में होते हैं। अब मसला ये है कि एक वो CM हाउस या गवर्नर हाउस ये किसके पैसे से हो रहा है बजट में? आवाम के टैक्स के पैसे से। अब जो बजट आ रहा है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस दफ़ा जो हम रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, हमारा शॉर्टफॉल जो टारगेट था हमारा
वो 11 मतलब 12,300 अरब था, वो हम मुश्किल से 11,000 अरब या 11,300 अरब करें, 1,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। हाँ। अब सभा जब मेरा 1,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा तो नियर अबाउट अगर हम देखें 280 रुपए से भी अगर हम डॉलर का लेते हैं तो 3.25 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है। तो हम यानी कि आगे चल के 1 साल जो गुजारेंगे हमें मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। अब इसमें यह है कि जो शॉर्टफॉल है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये साल करंट जो 30 जून तक चल रहा है इसका 1,000 अरब का अगर शॉर्टफॉल होता है रेवेन्यू में तो हम बैंकों से कर्जा लेंगे, उस पे सूद देंगे। तो ये जो सूद है वो किस पे आएगा, आवाम पे। अब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, जैसे मैंने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल से जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके बाद कल स्पेशल जो है मैंने इंटरव्यू किया था। हाँ। 2 सवाल किए, बहुत सिंपल से ना। मैंने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे जो रवा माली साल है कैसा रहा। हाँ। इन्होंने कहा भाई अगर आप देखें, इन्होंने कहा है जीडीपी ग्रोथ यानी माशी नमू, माशी किस रफ्तार से तरक्की की है, हाँ। वो 2.7 दिखाई गई है। टारगेट था 3.7 हुकूमत का, 1% उससे कम रहा हदफ से। लेकिन हकीकत में कहा है कि ना उन्होंने कि जो माशी नमू तो आपके सामने क्या है, इतनी मुश्किलात से ये गुजरी है इंडस्ट्री, आवाम, और उसमें आप 3% के करीब जो ग्रोथ दिखाने कह रहे हैं नामुमकिन है। उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहा कि इस मुल्क का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। राइट। तो 5 फसलें, आजिज साहब बैठे हुए उनको भी पता है कि आपकी गंदम, चावल, गन्ना, मकई, ये सारी जो फसलें हैं ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपकी इकोनॉमी में। ये सब डाउनफॉल रही हैं। राइट। वजह क्या, आपने काश्तकारों को बुनियादी सहूलत नहीं दी, खाद की कीमत नहीं दी, आपने जो चीज़ें उसकी लागत बढ़ा दी, आपने जो एक एक तो डीजल होता है ना, हाई स्पीड, एक लाइट डीजल होता है जो वहाँ पे पंप जो चलते हैं उसके लिए लाइट डीजल इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में, उस पर आपने कीमत बढ़ा दी। तो जब कॉस्ट बढ़ती है तो उनकी कॉस्ट पैदावारी लागत बढ़ती है। जब पैदावारी लागत बढ़ती है, अब गंदम की आपने सपोर्ट प्राइस नहीं रखी, ठीक है जी। अब 100 रुपए की गंदम प्राइस थी, अब वो बिक रही है 70 रुपए की, 30 रुपए का नुकसान काश्तकार कर रहा है। हाँ। वो उगाएगा क्या, नहीं उगाएगा। सही, बिल्कुल। हाँ। अब ये जो बजट है, इस बजट में जा रहे हैं आप ये शॉर्टफॉल के करने के लिए, अब खतरा क्या आने है। हाँ। रवा माली साल तो 30 जून का समझ लें खत्म हो रहा है ना जी। अब इसका अगर हम जाके देखते हैं कि कैसे पूरी होगी ना चीज़ें जी। तो जो मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना, यानी वो एक्सपर्ट कहलाते हैं क्योंकि वो मतलब लंदन से पढ़ कर आए हुए हैं और इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अपनी इंडस्ट्री भी चला रहे हैं। हाँ। तो जब उन्होंने, मैं 2 सवाल किए उनसे, उनको कहा कि ये साल कैसा रहा। हाँ। उन्होंने कहा भाई ये चीज़ें जो मैंने कही। हाँ। तो कह रहे हैं आप ग्रोथ कहाँ से दिखाओ, एग्रीकल्चर आपकी बैठ गई, बड़ी इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं हुई, गाड़ियाँ नहीं बिकी, सीमेंट नहीं बिकी, तामीराती शोबा बैठ गया। आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री चल गई, कैसे? तामीराती शोबे की बात करें, 60 इंडस्ट्रीज उससे जुड़ी हुई हैं, 3 साल से बैठी हुई है वो। कोई घर बनाने जाए उसके पास जेब में पैसे नहीं है। फिर आप आते हैं इधर जो चीज़ें आप कह रहे हो कि बजट में 1,000 अरब, तो उन्होंने कहा कि जो कंसर्न शो की है ना, उन्होंने कहा कि भाई देखें हुकूमत अपना सिंपल आमदनी का हिस्सा देखती है कहाँ पे। तो लेवी इस वक्त जो 70 रुपये थी और अभी जो पेट्रोल प्राइस गिरी तो उन्होंने वो 8 रुपये बढ़ा दिए थे। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी विदाउट फाइनेंस बिल एक्ट से मंजूर हुए 78 रुपीज़ पर लीटर वसूल हो रहा है पेट्रोल और डीजल पे। 78 रुपीज़ आवाम की जेब से लेवी की मदद पर लीटर लिया जा रहा है। जो बाइक चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, बड़े लोग चला रहे हैं उनसे। लेकिन इस बजट में 22 रुपए का इजाफे की तवक्को की जा रही, जो मिफ्ता इस्माइल ने कोट किया है, यानी पर लीटर पेट्रोल और डीजल पे 100 रुपए लेवी होगी। तो आप ये देखें ना, रीजन ममालिक में कौन सा मुल्क है, डेट इज कॉल्ड है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, सोर्स मेरी सैलरी से कटता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है मेरी सैलरी से भी काट लिया आपने। पेट्रोल डलाऊंगा मैं, बैटरी लूंगा मैं, कोई चीज लूंगा उस पर भी टैक्स नहीं, डबल टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्स में। इसमें शायद एक पॉइंट ये भी है जी, टैक्सेस फिर बढ़ाए जा रहे हैं कि ये जो शॉर्टफॉल है, जैसे अशरफ भाई बता रहे हैं, ज़ाहिर शॉर्टफॉल कहाँ से पूरा होगा। सही। एक तो उसका तरीक़ेकार होता है कि कर्जा लिया जाता है, राइट, जैसे अशरफ भाई ने कहा। दूसरा ये होता है कि आवाम के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है। हाँ। तो लेकिन इस वक्त में आजिज़ भाई जो टैक्स पेयर है उसका तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है टैक्स पेयर की कि भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, इस बजट में डेफिनेटली रिलीफ होगा और जो मैं टैक्स पे करता हूँ उसके टूवर्ड्स मुझे भी इंसेंटिव्स मिलेंगे, हेल्थ में, एजुकेशन में कुछ चीज़ें मिलेंगी। वो तो पूरा साल होती नहीं मिल रही ना, मैं यही तो बता रहा हूँ। टैक्स बल्कि अब एक तो इनडायरेक्ट होगा, लेकिन इवन जो डायरेक्ट टैक्स है ना उसका भी मार्जिन बढ़ाया जाएगा।
यानी फ़र्ज़ करें जो अशिया के रेट्स बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली टैक्स भी बढ़ता है ना। फ़र्ज़ करें ये कप है जो रवां साल में आपने 100 रुपये का ख़रीदा, इस पर टैक्स लगता है 110 रुपये का हो जाता है। तो इस 110 रुपये में जो टैक्स का मद है वो हम भी तो पे कर रहे हैं ना, जिसको महंगाई कहते हैं। बुनियादी तौर पे बजट में हमेशा दो सवाल अहम होते हैं आम आदमी के लिए। आम आदमी ये पूछता है कि जी वो कौन सी चीज़ सस्ती होगी, जो समझें कि कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होगी ये तो तय है। यानी जब भी बजट आता है तो हर चीज़ 1 रुपया 2 रुपया महंगी होती है, सस्ती नहीं होती है, ये तो तय है। हाँ, इसमें सिर्फ एक मद है, तनख्वाह बरदार जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, जो इस साल भी शायद बजट में 10 से 15% के इजाफे की बात हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह के मद में थोड़ा सा इजाफा, रियायत मतलब मिलती है, थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, लेकिन आम आदमी को, मुझे और आपको जो हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता बजट से। सही कह रहे हैं अशरफ भाई। क्या लगता है कि अब जिस तरह से आजिज़ भाई ने तो बिल्कुल ही सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, आजिज़ भाई तो कह रहे सब कुछ ही महंगा होने जा रहा है, मतलब फिर आवाम जो है वो क्या कोई उम्मीद ना लगाए? क्योंकि जब बजट आता है तो यूजुअली लोग, पता तो होता ही है कि नहीं रिलीफ मिलना, लेकिन फिर भी एक उम्मीद होती है। कोई तरीक़ेकार नहीं होता हुकूमत के पास कि किसी तरह आम आदमी को किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ में तो कोई रिलीफ दे दे, कहीं तो कोई छोड़ दें इन लोगों को? देखिए सब आम आदमी को रिलीफ देना है तो मैंने फिर पहले शुरू में कहा कि अखराजात, आमदनी और अखराजात का जो फ़र्क है वो कम करना होगा। अब जैसे आजी साहब ने बताया सरकारी मुलाजमीन वो तो फिक्स है ना, हर बजट में जो है उनकी तनख्वाहें, पेंशन, मराद बढ़ जाती हैं। अगर हम लेते हैं, मैं 20 साल हो गए और इस इंडस्ट्री में 20 बजट मैंने दिए हैं, उसमें से 5 बजट मैंने फेडरल इस्लामाबाद जाके दिए। तो उसमें जाके देखा है कि उनकी जो अय्याशी है ना, पेट्रोल फ्री, बिजली की यूनिट्स फ्री, गैस फ्री, मतलब वो भी फ्री, सब कुछ, तनख्वाह भी फ्री, वो बस आते हैं और काम माशाल्लाह कितना करते हैं। सवाल ये है कि आपके 32 सरकारी इदारे हैं बड़े फेडरल गवर्नमेंट के, जो बजट अभी आ रहा है, जो सिंध का आएगा या सूबों का बजट आएगा वो अलग है। यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं 32 अहम इदारे हैं जिनकी तनख्वाहें, जिसमें डिफेंस भी है, दीगर इदारे भी हैं, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है। 32 इदारों में देखें लाखों आदमी हैं। अब उनकी आप 10% एग्जाम्पल लेते हैं, हम आज के 10% इंक्रीमेंट करते हैं, उनकी तनख्वाहें थी, उनकी पेंशन थी, ये सब थी, 500 अरब रुपए थी। 10% बढ़ने का मतलब ये 550 अरब हो गए। तो ये कहाँ से आएंगे? कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी वज़ीर आला अपनी जेब से नहीं देता है। वो टैक्स कलेक्शन की मनी जो होती है, आवाम के टैक्स से पैसे उनको अय्याशी करने देता है ना। मगर आवाम, जो आपने सवाल किया, आवाम क्या देख रही होती है, जब मैं टैक्स दे रहा हूँ मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, वही ना। यहाँ कराची शहर की बात करें, कराची शहर मेगा सिटी है, सब बोलते हैं इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर। इस मुल्क की आबादी अगर काउंट करें, जो रजिस्टर्ड है 2 करोड़ है, ऑन रजिस्टर्ड 3 करोड़ से ऊपर है, और इस मुल्क में इतना बड़ा शहर कोई नहीं है। तो अगर आप यहाँ अस्पताल, सरकारी अस्पताल देखें तो उंगली पे गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5। अब उसमें आप देखें कि पूरे जो आपके सिंध जो है यहाँ पे आके इलाज कर रहा है ना, अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अब वहाँ आपने फैसिलिटी दी नहीं है। अब मसला ये है कि वफाक अपना हिस्सा अगर सूबे को देगा तो सूबा भी खर्च करेगा। अब सिंध, मैं सिंध सूबे से वाबस्ता हूँ, सिंध में पैदा हुआ हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए, ठीक है। मैं जब खबरें देता हूँ उसमें वो देखता हूँ कि आपकी गैस सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलती है, सिंध से। सबसे ज़्यादा फैसिलिटी कहाँ से मिलती है? आप ये गैस लेके आप सस्ती बिजली बनाते हैं, सिंध को उसका हक नहीं देते हैं, सिंध को उसकी गैस नहीं मिलती है। आप रॉयल्टी की बात करें कि हमें पैसे दिए जाएं, वो नहीं मिलते हैं। अब मसला ये है कि सिंध का जब बजट आएगा ना, अब पूरी सिंध की आवाम देखें, 5.25 करोड़ की आवाम है। कराची शहर को मिला के पूरे सिंध की आवाम की बात कर रहा हूँ, 5.25 करोड़ की आवाम किसको देखती है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। मुराद अली शाह के जेब में पैसे ही नहीं है, वो कैसे ऐलान करेगा मैं अस्पताल बना रहा हूँ, मैं स्कूल बना रहा हूँ? देखें, अगर वफाक अपना हिस्सा यहाँ सिंध को मुंतकिल नहीं करेगा, रियल जो अमाउंट है, तो वो सबसे बड़ा मसला है। वो कैसे होगा? ये गुज़िश्ता हुकूमत से लेके आज तक सेकंड टर्म में NFC अवार्ड नहीं आया,
हाँ, सही। NFC एक फार्मूला होता है हाँ। जिसके तहत सूबों और वफाक में पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन होती एनएफसी है, के हवाले से तो पीपल्स पार्टी कितनी दफा बातें जिसको हम कर नेशनल चुकी है। फाइनेंस कमीशन कहते हैं। बिल्कुल। उसी के तहत ही बजट बनते हैं, उसी के तहत ही सूबों को वफाक से पैसों का हिस्सा मिला है। 10 साल हो गए हैं NFC अवार्ड नहीं आया हमारे पास। तो हर 5 साल में आईनी ज़रूरत है कि हर 5 साल में नया NFC अवार्ड आना चाहिए। इसका मतलब है कि जो 10 साल पुराना NFC अवार्ड है, 11 साल जो पुराना NFC अवार्ड है, बजट आज भी उसके तहत बन रहा है। यानी हमें सूबे को हम क्या चारों सूबों को, यानी सूबों को जो पैसे मिल रहे हैं वफाक से, वो 11 साल पुराने फार्मूले के तहत मिल रहे हैं। तो यकीनन वो आज के हिसाब के मुताबिक तो नहीं मिल रहे हैं, लाजमी है कम मिल रहे हैं। सिंध सूबा गुज़िश्ता 11 साल से चिल्ला रहा है कि NFC अवार्ड दिया जाए, लेकिन NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा। एक दूसरा बजट में एक अहम सेगमेंट है कराची का। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बजट के ऊपर बात हो रही है और बात यही है कि अवाम जो है बजट के दिनों में यही सोच रहे होते हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा। आजिज़ भाई और अशरफ भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आजिज़ भाई, एक तो कराची इतनी बड़ी सिटी है, मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं हम, ऑलमोस्ट 75% या इससे भी शायद अबव 75% जो है वो हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। उसके बाद कराची को क्या मिलता है? ये अहम सवाल है आज का। हम ज़ाहिर कराची में बैठे हैं, कराची से शो कर रहे हैं, और कराची वैसे भी कराची अपने टैक्स से, कराची अपने टैक्स कैलकुलेशन से पूरे मुल्क को चलाता है। जवाब में कराची को क्या मिलता है? देखें, सिंध पे तनकीद अपनी जगह, वो हम करेंगे सिंध बजट जब आएगा। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट से बराह रास्त कराची को क्या मिल रहा है। यानी जो वफाकी PSDP जिसको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PSDP, उस PSDP से वफाक बराह रास्त फंड्स देता है सूबों को या शहरों को। तो आप देखिएगा, अब आज बजट आएगा, हम शाम में बजट पे ज़रूर बात करेंगे। आप देखिएगा कि बराह रास्त कराची के लिए या तो वही जो K4 का मंसूबा होगा उसके लिए कुछ पैसे रखे जाएंगे जो कई बरसों से चल रहे हैं, या कहेंगे जब वो ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट जो है उसके लिए थोड़े बहुत पैसे रखे जाएंगे, ये आन गोइंग स्कीम है चलने वाला। देखें, कराची की शाहराहें बनाना, कराची की बिजली का मसला हल करना, कराची के पानी का मसला हल करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी तो है, लेकिन वफाकी हुकूमत की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। और माजी में आपने देखा कि हर दौर में ये अनाउंस होता है कि कराची के लिए जी वो 1100 अरब का पैकेज, जी 600 अरब का पैकेज, लेकिन इस रवां साल जो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, 1 रुपया भी कराची को वफाक से नहीं मिला। तो क्या वजह क्या लगती है? मतलब सबको पता है कि कराची जिस तरीके की मेट्रोपॉलिटन सिटी है, रेवेन्यू जनरेट करके हम देते हैं, और कराची वाले तो हमेशा आवाज़ उठाते बात करते हैं कि भाई हमें हमारा हक दे दें, कराची की डेवलपमेंट में, तामीर और तरक्की में कुछ चीज़ें कर दें। तो अशरफ भाई, आपको क्या वजूहात लगती हैं, क्यों कराची वाले जो है बस ये ऐसे ही एहतजाज करते रह जाते हैं? और एहतजाज बजट से मैं कह रहा हूँ नहीं दिया जा रहा कराची को, बराह रास्त बजट नहीं दिया। देखें, ऐलान वफाकी गवर्नमेंट करती है, K4 की बात करूँ, S3 की बात करूँ। देखें, कराची जो है मेगा सिटी है, 2 पोर्ट हैं इसके ऊपर, और दोनों पोर्ट कमा के देते हैं। और कराची शहर मुल्क की जो टोटल टैक्स कलेक्शन है, जो एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने 11,000 अरब अगर करते हैं तो उसमें से 45% जो है ना आपका टोटल मेजर कलेक्शन, मतलब मोर देन आप कहें कि 50% कराची का है। कराची का, ठीक है। इंपोर्ट आपकी कराची से हो रही है, सारा इंपोर्ट कराची पोर्ट से निकल रहा है। फिर आपकी सारी जो बैंक्स हैं और उसकी इकोनॉमिक सेक्टर है वो कराची में है। यहाँ से जो टैक्स कलेक्शन होता है वो जब आपको जाता है तो कराची कमा के दे रहा है। जब एक बेटा घर में होता है वो कमा के दे रहा होता है तो उसकी आप आओ भगत भी करते हैं। यहाँ उल्टा है इस मुल्क में, अगर वो कमा के दे रहा है तो उसको पूछते ही नहीं है। अब ये बीमार है ये शहर, अब इसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, हम सिंध गवर्नमेंट पे हम तनकीद करते हैं, ठीक है, वो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हकीकत में बात करें, कराची को अगर उसका पैसा नहीं मिलेगा ना बजट में, तो फिर सिंध गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। अब ये शहर की आबादी इतनी तेज़ी से, अगर मैं बताऊं 20 साल में इतनी तेज़ी से बढ़ी है ना, दुनिया में किसी शहर की नहीं बढ़ी है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि 20 साल मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं, 20 साल में मैंने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी है। मैंने 20 साल में ये देखा है, ये वो शहर है सबा जहाँ 43 लाख मोटरसाइकिलें हैं। ये वो शहर है जहाँ 16 लाख गाड़ियाँ हैं। ये वो शहर है जहाँ 1 लाख रिक्शे हैं। ये वो शहर है जहाँ बसें नहीं हैं। सही।
ट्रांसपोर्ट का जो इशू ये है कि ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से आपकी बाइक, हर गरीब ने बाइकें ले ली हैं, राइट, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए। हाँ। आप लाहौर में जाते हैं, आप लाहौर में जाएं तो मैं देख के हर सड़क पे आप देखें रेड बस चल रही है। हाँ, यहाँ पे अब बसें जो आई हैं, कोशिश कर रहे हैं 250 पौने 300 बसें आई हैं। जी। इस शहर की डिमांड 5,500 बसों की है। सही कह रहे हैं, 5,000 बसें, आबादी के लिहाज से बता रहा हूँ। आबादी के लिहाज और से 5,000 शहर भी में जो बसें हैं वो भी पूरा नहीं करेंगी इसकी डिमांड। इस तो डिमांड को। अगर आप बजट ला रहे हैं, हाँ, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले आप सहूलियात दें उस शहर को जो आपके कमा के दे रहा है। उस शहर की मसाइल को हल करें जो मुश्किलात में गिरा हुआ है। आपने सही, कहा ना क्यों हाँ। इसमें एक बात है हाँ, कि हम सूबों की बात नहीं करते, लेकिन अभी एक सर्वे आई है कि गुर्बत की शरह में किस किस को ज़्यादा कर्जे दिए गए जहाँ गुर्बत ज़्यादा है। हाँ, हाँ, तो 79% से अबव तो पंजाब को दिया गया है। अच्छा, यानी पंजाब सबसे ज्यादा गरीब सूबा है जिसको 79% गुर्बत के कर्जे दिए गए कराची हैं। वालों से कोई पूछे। अब अच्छा, मजेदार बात है कि उसके मुताबिक बलूचिस्तान सबसे ज्यादा गुर्बत, सबसे कम गुर्बत बलूचिस्तान में दिखाया गया। अब हैरतनाक बात है ना, अब हालांकि सबसे ज्यादा गरीब सूबा इस वक्त बलूचिस्तान है हमारे पास, सिंध से भी ज्यादा, केपी से भी ज्यादा, लेकिन वहाँ गुर्बत मिटाओ के जो कर्जे हैं वहाँ सबसे कम दिए गए हैं। गुर्बत मिटाओ के कर्जे अशरफ भाई, आप जरा इस पे रोशनी डालेंगे, गुर्बत की शरह कीमत में जो कर्जे दिए गए हैं, क्या करें? नहीं, वो देखिए ना, अब जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी लेवल होता है गुर्बत के जो लकीर है गरीब, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट फंड देती है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। अब उसमें वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको मदद की दरकार है किस सूबे में ना। तो अब जैसे कि आ रहा है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्बत नज़र आई, फिर उसके बाद जो है आपका सिंध में नज़र आई, फिर आपका KPK में नज़र, फिर उसके बाद आखिर में आई है बलूचिस्तान में। तो देखें, आप सपोर्ट फंड देते हैं तो उन लोगों को देते हैं जो ज़रूरतमंद हैं। अब यहाँ अपनों को बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं, बंदर को बांट रहे हैं, वो उनको पता होगा। लेकिन जो ज़रूरत है ना हकीकत में, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, जब वो पॉवर्टी लेवल की एक रिपोर्ट देता है, वो सर्वे कराता है, इंडिविजुअल सर्वे होता है, क्योंकि IMF या वर्ल्ड बैंक तो खुद आके सर्वे नहीं, उनके लोग होते हैं, जैसे यहाँ डिप्यूट होते हैं, वो इलाके में जाके चेक करते हैं कि हाँ भाई इसका बिजली, पानी, गैस, आपके खाने पीने की जो अखराजात है क्या पूरे हो रहे हैं। आप यकीन करें, हम यहाँ बोलते हैं रोना आ जाएगा कि एक वक्त का खाना खाने भी वो ऐसे हैं कि वो उनके मसला होता है, एक दिन खा लिया दूसरे दिन भूखे हैं, रोज़ा रखते हैं। तो बजट जब आ रहा है तो बजट पूरी इकोनॉमी को देखता है, बजट आपके 32 इदारों को नहीं देखता है, सही, आपके सरकारी मुलाजमीन को नहीं देखता है। बजट देखता है 24 करोड़ की आवाम के फ्रॉम वन टू ऑल, उनको किस तरीके से केटर करना है। ये बहुत इजी है, आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, बिजली की कीमत पर टैक्स लगा दो, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दो, पेट्रोल पे आप कार्बन लेवी लगा दो। जो इजीली कंजप्शन वाला इलाका है उस पर आप जब ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, बोझ महंगाई की शक्ल में आवाम पे आएगा। आप यहाँ पे वो बैठते हैं, जो बैरोक्रेट्स हैं, वो बैठ के देखते हैं कि भाई कहाँ से पैसे लाने हैं ना, वो देखते हैं भाई ये बोलेंगे भाई आजिज़ साहब हैं, आजिज़ साहब वैसे ही आजिज़ हैं, इनको और लगा दो ना इनके ऊपर। ठीक है, बहुत सिंपल है। आजिज़ साहब आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे बेचारे जा रहे हैं, 30 दिन में 30 लीटर पेट्रोल डालते हैं। कह रहे हैं यार 30 लीटर पेट्रोल डाल रहा है आदमी, ठीक है, तो इस पर आप 22 रुपये पर लीटर जो है आप लेवी और दीजर टैक्सेस बढ़ा दें। कैसे आप बोल रहे हैं? देखें, ये मुल्क आपका तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, गरीब मुल्क है। आप अपने मुल्क को चलाने के लिए लोन लेते हो, नियर अबाउट आपने 7 अरब डॉलर का लोन अप्रूव करा, जिसमें 2 अरब डॉलर मिले, अभी 5 अरब डॉलर मिलने हैं। वो 5 अरब डॉलर के लिए जो शराइत होंगी ना, वो मैं बताऊंगा तो आप मतलब आप सोचने पे लग जाएंगे कि अब क्या होगा। तो हम सिर्फ 2 अरब डॉलर जो मिले हैं, जो अप्रूव हुए हैं, उसके बाद जो बजट आ रहा है उस पर जो शराइत हैं, अगर वो देखें तो आपकी बिजली सस्ती नहीं होगी, गैस सस्ती नहीं होगी, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। इसके बाद जो दीगर जो चीज़ें हैं जिस पर टैक्सेस लग रहे हैं आपके, जो खाने पीने का है, आप उन सेक्टर पे लगाने जा रहे हो टैक्स जो सेक्टर पहले ही बैठा हुआ है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपने कहा कि आपकी मईशत जो है 3% के करीब जो बढ़ी है, आप प्रूफ दें। इस मुल्क का एक सेक्टर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि 60 एलाइड इंडस्ट्री से बन के एक, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब ये बिल्डिंग है, इसमें आपके सीमेंट भी लगा है, सरिया भी लगा है, ब्लॉक्स भी लगे हैं, प्लास्टर भी हुआ है, बाकी मार्बल भी लगे हैं। बात वही है ना कि चीज़ें जिस तरीके से गो थ्रू होनी चाहिए उस तरह से चीज़ें गो थ्रू होती ही नहीं है। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो बजट है
ये बहुत रिलीफ वाला आ जाए, वैसे ऐसा होता तो नहीं है। और इसके बाद जब ये बजट आ जाएगा तो फिर डेफिनेटली इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, एक और अहम टॉपिक। और टॉपिक क्या, बल्कि ये वही बातें हैं जो सारी हम 3 दिन से देख भी रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं जी। शहर की सफाई के जो मामलात हैं, अब ये जो 3 दिन तक जो हमारी शहर में ओवरऑल सफाइयाँ होती रहीं, उसके मुतालिक अब सादिया जावेद साहिबा और अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो आमने सामने आ गए और इन दोनों ने जो है वो एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिए हैं। और जो मैं आपको पहले बताती हूँ कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान जो हैं वो हवास बाख्ता हैं, ऐसा कहती हैं अज़मा बुखारी। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सिंध हुकूमत के तर्जुमानों की जो फोर्स है वो डिप्रेशन और टेंशन में हवास बाख्ता हो गई है। अच्छा, उन्होंने लाहौर में ये स्टेटमेंट दिया था कि सिंध हुकूमत के बयानात पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना, ये इसलिए दिया है कि इससे पहले जो है वो सादिया जावेद साहिबा जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अफसोस है वज़ीर आला पंजाब को गटर खुलवाने के लिए खुद आना पड़ता है। तो इस पर यहाँ पर मौजूद हैं आजिज़ भाई भी, अशरफ भाई भी। भाई ये सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये बाजी किसने मारी है, वाकई सिंध वाले आगे चले गए हैं या वाकई पंजाब में हो गई सफाइयाँ, और ये क्या है, किस तरह की बात है ये लोग ईद के दिनों में कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये सियासी बयानात हैं। एक जो है वो पंजाब हुकूमत की इत्तलात मिनिस्टर इत्तलात हैं, एक सिंध हुकूमत की तर्जमान है, वो उनको कह रही है वहाँ पे बल्दिया का उतना निज़ाम नहीं है, उनको खुद जाना पड़ता है। हाँ, ये एक फैक्ट है ना कि वहाँ बल्दियाती निज़ाम नहीं है पंजाब में। सही, ये एक पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन दीगर तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शंस हो गए थे, पंजाब में नहीं हुए। ये तनकीद तो बनती है सियासी तौर पे कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हुए, बल्दियाती निज़ाम नहीं है। उसने उसी कंटेस्ट में शायद कहा कि अगर यहाँ तो चूंकि मेयर मौजूद है ना, मेयर मौजूद है, उसके बाद फिर टाउन नाज़मीन मौजूद हैं, टाउन चेयरमैन, उसके बाद फिर यूसी चेयरमैन। हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो अज़मा बुखारी है उन्होंने जवाब ये भी दिया है कि भाई मेयर के सिवा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आता। और उन्होंने कहा कि कराची के मेयर को कराची से ज्यादा पंजाब की फिक्र है। आप ये मैंने कहा ये एक सियासी स्टेटमेंट है, इस पर क्या बात करें, लेकिन असल बात जिस पे बात करनी है कि आया कराची में या सूबा सिंध में बल्दियाती सिस्टम है या नहीं है। सिस्टम तो है, मेयर भी है, मेयर के नीचे टाउन चेयरमैन है, टाउन चेयरमैनों के नीचे यूसी चेयरमैन है। एक 30 ईयर डेमोक्रेसी कहते हैं बल्दियाती सिस्टम को। 30 ईयर डेमोक्रेसी से सूबा सिंध में मौजूद तो है, ठीक है। और इस ईद के दिनों में उन्होंने काम भी किया। मैं नहीं कह रहा कि 100% कोई कराची बहुत साफ सुथरा होगा, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम हुआ है। 3 दिन मेयर खुद जो है मेयर कराची फील्ड में रहे हैं, 3 दिन जो टाउन चेयरमैन थे वो खुद फील्ड में रहे हैं, यानी सफाई सुथराई, आलाइशें उठाना। और वो 80,000 टन से शायद ज्यादा बताया जा रहा है कि कराची, सिर्फ कराची की बात करूं, 80,000 टन से ज्यादा आलाइशें उठाई गई कराची शहर में इन 3 दिनों के दौरान। तो आज मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है दोपहर में, बिल्कुल बताएंगे कि क्या सारा कुछ हुआ। चलिए जी, इस पर करेंगे बात। बिल्कुल आजीज भाई, यहाँ पे आगे एक इंस्टेंट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर ये बात करते हैं कि भाई ज़्यादा अच्छा काम जो है वो कहाँ किया गया और कौन सा जो शहर है वो बाजी ले गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई बात ये हो रही है कि ये जो पूरे 3 दिन गए इसमें किस तरह से काम किया, मेयर कराची किस तरह एक्टिव रहे। आजिज़ भाई ज़रा थोड़ा सा बताएं। मैं वही बता रहा था कि देखिए, ये नहीं दावा किया जा सकता कि कराची कोई ऐसा था कि कहीं कोई आलाइशें नहीं थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पे देखा जाएगा ना, ओवरऑल देखा जाएगा, ओवरऑल बेहतर रही कारकर्दगी। गुज़िश्ता बरसों की निस्बत आलाइशें उठाई गई शहर से। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक्टिव रहा और मेयर कराची या जो टाउन चेयरमैन थे उन सब ने अपना काम किया। तो कंपेयर टू पंजाब में चूँकि बल्दियाती निज़ाम नहीं है, इसलिए बराह रास्त हर चीज़ के डायरेक्टिव्स वज़ीर आला पंजाब को खुद देने पड़ते हैं। तो उसी कंटेस्ट में सादिया जावेद ने कहा कि वो गटर का ढक्कन भी जो है वो चीफ मिनिस्टर को खुद करना पड़ता है, चूँकि चेयरमैन नहीं है, चूँकि टाउन चेयरमैन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं है, मेयर नहीं है, कोई भी नहीं है। तो बल्दियाती निज़ाम वहाँ पे डायरेक्टली तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि उनको फिर खुद जाना पड़ता है, सूबाई गवर्नमेंट के अंडर है वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम, चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट खुद करना पड़ता है। बाकी रही बात कि पंजाब
में निस्बतन हमसे काम बेहतर होता है, इसमें कोई शक नहीं। सही। हम बेशक कराची में बैठे हुए हैं, हम मेयर कराची को एक्टिव देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे काम होता है। बेशक बल्दियाती निज़ाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काम होता है। तो बाकी उज़मा बुखारी और सादिया जावेद, इनके ज़ाहिर है कि इनको अपने अपने हुकूमतों को डिफेंड करना इनका बहरहाल काम है। अपनी अपनी दोनों को अपनी अपनी हुकूमतों का दिफा करना है, वो कर रही हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि अब ये जो सारा सिनेरियो रहा, ये जो सारा अलाइशे उठाने का काम हुआ, ये सारी चीज़ें जो थी, इसमें आपने वैसे क्या देखा, कितना मुतारिक देखा आपको? आप मुतमईन मतलब हैं कि? देखिए मैं तो तारीफ़ करूँगा मेयर कराची की। अच्छा, हाँ, सीधी सी बात है। और 80,000 टन आलाइशें उठाना कोई मामूली बात नहीं है शहर से, और वो उठा के लैंडफिल साइट पे फेंक के बंद कर दी मिट्टी में, मामूली बात नहीं है। इसमें जहाँ जहाँ आलाइशों का मसला था, वो आवाम की एक गैर जिम्मेदारी है, जो हमने, आपको याद होगा कि ईद से कबल भी इसमें ये बात कही थी कि आवाम की अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, कि ये आलाइशें उठाकर सड़क पे मत फेंकें। अच्छा, एक दूसरा अलमिया सड़क पर फेंक भी देते हैं, फिर और पता नहीं कौन से फरिश्ते कहाँ से आ जाते हैं, फिर उनकी वो चीर फाड़ करते हैं आके सड़कों के ऊपर, जो कचरा होता है और कचरे में तब्दील हो जाता है। फिर ज़ाहिर है कि ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा कराची है जिसमें हर एरिया में कोई गाड़ी खड़ी होगी और उसी वक्त वो उठाएगी। ज़ाहिर है वो एक टाइम से आएगी, 2 घंटे 4 घंटे लगेंगे आलाइशें उठाने में, ऐसे तो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, इस बार भी आलाइशें रोडों पे फेंकी हैं। उसके बावजूद भी 3-4 घंटे के टाइम से ज़्यादा कहीं भी हमें रोडों पे आलाइशें नज़र नहीं, कहीं भी रोडों पे आलाइशें जो हैं वो नज़र नहीं आई। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं कि हमने कल या परसों, आई गेस कल से ये न्यूज़ चल रही है कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो जामा कराची जो ये पाइपलाइन है, इसका क्या इशू है अशरफ भाई, ज़रा थोड़ा सा ये बताएं। देखिए सबा, जो मेन लाइन है 8484 जो है, 3 पाइपलाइन गुजर रही है जो गुलशन वाले एरिया से, तो 3 ज़ेर ज़मीन जा रही है। और वहाँ जब कोई काम होता है, क्योंकि देखें 50-60 साल पुरानी पाइपलाइन है, आप मरम्मत करते ही नहीं हो। और जो अभी लास्ट टाइम हुआ था, तो 5 दिन कराची की आवाम जो है, यानी आधा पानी जो है रुक गया था, क्योंकि मेन सप्लाई 84 इंच की 3 पाइपलाइन के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई होती है। अब 84 इंच की मैं बताऊँ कि आप डायमीटर, कुतर कहते हैं, जो डायमीटर 7 फीट का डाया होता है, उसमें पानी का प्रेशर आप सोचें, और पूरे शहर के लिए आ रहा है 125 किलोमीटर दूर से, यानी पीपल से। और वो जब थोड़ा सा शगाव पड़ता है, वो पूरा फट जाती है। अब फिर से वहाँ पे पानी, कल जो है 84 इंच की एक पाइपलाइन, फिर अब कराची वालों को फिर पानी नहीं मिलेगा। अब वजह क्या है, देखें वही बजट, फिर मैं वो बोलूँगा, आप बजट एलोकेट नहीं करते हो। 123-25 किलोमीटर की पाइपलाइनें हैं, जब 84 इंच की पाइपलाइन अगर ब्रेक होगी, वो चल रिपेयर कर करके वो ज़्यादा क्या करेगा। अब मसला ये है कि उसको पैसे नहीं है उसके पास। अब अगर 184 इंच की तो अगर पाइपलाइन इस वक्त डालेंगे, और जो 50 साल पहले डली, जो इसकी कॉस्ट लगा है ना, उस वक्त अगर 1 अरब की पूरी डली थी, तो अब तो 200 अरब की भी नहीं डलेगी। ठीक है, अब क्योंकि कॉस्ट है ना उसकी। अब 84 इंच की पाइपलाइन जहाँ जहाँ डैमेज और पुरानी हो गई है, वो वहाँ लीकेज हो रही है। अब फिर कराची यूनिवर्सिटी के पास जो है, इससे पहले एक और थी, ईद से पहले छोटी थी, वो मेन, वो भी 18 इंच की पाइपलाइन थी, उसमें भी कोई उसमें प्लंच मार रहा था, प्लंच से मुराद उसको पंचर कर रहा था, तो ब्रेक हो गई। तो वो उससे पहले एक छोटी सी वीडियो आई थी, तो फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया था उसको ना, उसमें वॉल लगा के। अब मेन ये 84 इंच की फिर पाइपलाइन। अब मसला ये है कि मुझे जो लग रहा है, मैं अपनी फील बता रहा हूँ कि ना, ये हर महीने 15 दिन पे जो हो रहा है, उसके बाद कराची शहर में जो टैंकर माफिया है, वो पूरी आवाम को, जो आप फ़ोन करें, जो 4000 का टैंकर वो 6000 का हो जाता है, 6000 का होता है वो 8000 का हो जाता है। ब्लैक मिलिंग करते हैं। अब कराची शहर में जो वाटर बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं, जो कि आपकी ट्रैकिंग भी होती है, 6400 टैंकर हैं, वाटर टैंकर, जो पूरे मुल्क में कहीं नहीं है। अब 6400 टैंकर हैं, वो पूरे कराची को तो सप्लाई नहीं करते हैं, वो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर अगर सप्लाई भी करेंगे तो आप 18000 घरों को दे देंगे। मगर ये है कि वो जो कमाई है ना, ये माफिया जो है रोज़ का, इतना बड़ा सरगर्म है कि मुझे ये फील होता है कि ये कोई सरगर्म माफिया बार बार कराची की पाइपलाइनों को डैमेज कर रहा है। उसको देखना होगा, क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा, फिर वही बजट पे आ जाएंगे कि CCTV कैमरे नहीं लगे हुए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट होता तो हमें पता चल जाता।
आजिर साहब CCTV को दे दे के थक गए। मैंने इसे आखिर में आके हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा 800 कैमरे अल्लाह के वास्ते लगा दो, वो भी VVIP लोगों के लिए। हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, अवाम कीड़े मकोड़ी, मैं भी कीड़े मकोड़े हूँ। सिर्फ VVIP साहब, CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, उसके आसपास सारे और VVIP जो बहुत सारे हैं वहाँ पे, उनके लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कैमरे अशरफ भाई इसमें सिर्फ एक थोड़ी सी उनकी वजाहत आई है जो वाटर बोर्ड की, कह रहे हैं कि 36 इंच कुत्तर पाइपलाइन जो है उसका एक हिस्सा डैमेज हुआ है, हाँ, जिससे सिर्फ स्कीम 33 गुलशन और वो इकबाल को कब्रिस्तान पानी दिया जाता हाँ, है। हाँ। ओवरऑल पूरे शहर के पानी पे कोई फर्क नहीं चले पड़ेगा। जी, अल्लाह करे ऐसे ही हो कि पूरे शहर को के उसने कहा कि हाँ, मुतबादिल जराए से हम पानी दे देंगे। चले जी, ऐसे ही हो, अल्लाह करे कि पूरा शहर जो इस तरह से मुतासिर ना हो, वरना इससे पहले भी जब ये हुआ था तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी। इनफैक्ट ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा जैम थी और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब अब हम बात करेंगे खाने पीने की, क्योंकि है ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा जो है, जब ईद उल अज़हा होती है, यानी कि जैसे कि पूरे ये 3 दिन, इसके बाद ये पूरा वीक, ये है दावतों का वीक, खाबों का वीक, बारबेक्यू का वीक। और इस पूरे वीक में जो है वो आप देखेंगे कि मज़े की चीज़ें जो है वो आप बना रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि आपकी हेल्प करते हैं और आपको आइडिया देते हैं कि भाई आप क्या क्या डिशेस और क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए शेफ़्स मौजूद हैं। शेफ़ सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ राशिदा कंवल जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक। भाई शेफ्स जो होते हैं ना, वो ईद के तीनों दिन बड़ा काम कर रहे होते हैं और तीनों दिन जो है लग रहा होता है कि बड़े थक गए हैं या बड़ा उनकी एनर्जी जो है वो लो हो गई है। लेकिन आप दोनों माशाल्लाह से बड़ा एनर्जेटिक लग रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे भी लग रहे हैं। अच्छा जी, ये बताइए सबसे पहले तो आप लोगों ने बनाया क्या अपने अपने घरों में पहले दिन? पहले दिन तो यखनी पुलाव, हाँ, और शामी कबाब, रिवायती खाने बनते, कौरमा। अच्छा, और आपने क्या बनाया? अच्छा जी, मेरा तो पहले से सेट था कि मुझे क्या बनाना है। हाँ। तो कलेजी तो मस्ट है वो, और साथ में 2 सालन जरूर मैं बनाती हूँ। एक तो बिल्कुल नमकीन गोश्त, इसमें कुछ भी मसाले नहीं डालते हम लोग, और दूसरे में मैंने सिर्फ हरी मिर्च और टमाटर के साथ बनाया था, दैट्स इट। अच्छा, हरी रोटी मिर्च के साथ। हमने पुलाव नहीं बनाया था। पुलाव नहीं बनाया नहीं, 2 सालन हाँ। बिल्कुल, और गोश्त के साथ मसाले बिल्कुल भी नहीं, और कलेजी बनाई थी जो कि जरूरी है। सलाद रायता उसके साथ जो चीजें होती हैं वो सलाद रायता एंड ऑल। अच्छा जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई हमारे जो शेफ़्स हैं इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि हम इनसे बहुत ज़बरदस्त आइडिया लेने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप आज शाम को और जो वीकेंड पे आपने डिशेस बनानी है वो क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोग अभी क्या बना के लेके आए? मैं तो दही धुआं गोश्त बना के लाई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हाँ। इसको बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अभी जब गोश्त बकराईद पे आता है वो ताज़ा होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। तो उसमें आप जो भी मसाले लगा के रखेंगे ना, वो बहुत जल्दी बन जाता है, कुक हो जाता है। तो सबसे आसान टिप तो ये कि जब बकराईद का गोश्त आपके सामने आ जाए ना, तो बिहारी मसाला, दम का कीमा, ये मैं सब में ना मसाले लगा के रख देती हूँ। टिक्का बोटी मसाला, ये मसाले वो मसाले सारे, तो आसान हो जाता है। तो ये दही धुआं गोश्त है, सो सिंपल, बहुत ये जो है दही धुआं गोश्त है, जरा हमारे कैमरामैन जो है वो इसको फोकस करें और दही धुआं गोश्त दिखाएं जरा आप। और ये जो दही धुआं गोश्त है ये जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है और ये बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। तो ये जो, अच्छा, इसके ऊपर आपने ये प्याज और ये सारी चीज़ें डाली हुई है ना? हाँ, इसकी गार्निशिंग यही है कि इसकी जरा रेसिपी तो बताए ना सादिया, ये कैसे बनाया आपने दही धुआं गोश्त? अरे बहुत ही आसान है। हाँ। आपने बिल्कुल यह करना जैसे आप भुना हुआ गोश्त बनाते हैं, हाँ, जो कि सबको आई थिंक सारी खवातीन को आता है गोश्त बनाना। तो बिल्कुल आप स्टू की तरह इसको गोश्त बनाइए, हाँ। भुना हुआ, और उसमें आप पकाने के बाद जो है कोयले का धुआं दीजिए। हाँ। ठीक है, उसका एक फ्लेवर, बहुत जबरदस्त फ्लेवर आ जाएगा, बारबेक्यू स्टाइल का फ्लेवर आ जाता है। फिर जब आप उसको सर्व करने लगे तो दही में आप नमक, काली मिर्च मिलाइए और उसको फेंट के इसके ऊपर पूरा आप लेयर लगा दीजिए और फिर इसको प्याज और पुदीने के साथ सर्व करना है। अरे वाह, ज़बरदस्त जी। ये तो दही धुआं गोश्त मैंने घर जाके ना अम्मी से कहना है कि बस आपने मेरे लिए दही धुआं गोश्त बनाना है। अम्मी अगर आप सुन रही होंगी तो आपने बनाना है। आप बताइए जी राशिदा, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, जरा आगे की तरफ आएं और जरा बताइए आपने। मैंने बनाया है ये दम कीमा। इसमें दही है, अदरक लहसुन है और गरम मसाला, जायफल, जावित्री, सारे जितने मसाले ये पिसे हुए घर के बने हुए, कुछ भी इसमें बाहर का कोई मसाला नहीं डाला। और कुटी हुई मिर्चें भी हैं, पिसी मिर्चें भी हैं। ये क्या दम का कीमा? दम का कीमा है। अच्छा जी, हाँ, ये पहले जरा तो हमने दिखाएं, इसको- जरा जी, ये जी। फोकस करें। दम का कीमा जो है ये बड़ा ज़बरदस्त जो है रखा हुआ है और इसकी रेसिपी जरा हमारे साथ में शेयर करें। इसमें सबसे पहले ये है कि कच्चा पपीता आपने 2 टेबल स्पून ले लिया, अगर नहीं है कच्ची पाउडर लेने हैं आप, इनमें से कुछ भी लेने हैं।
2 चम्मच आपने वो डाला इसमें, 1 किलो कीमे का बता दी आपको मैं, और उसमें 1 कप पानी डाल दिया, उसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह मिक्स कर लिया आपने, उसके बाद उसको 15 मिनट छोड़ दिया। 1 कप पानी, 2 चम्मच कच्चा पपीता मिक्स करके आपने छोड़ दिया पानी डाल के, क्योंकि फिर सॉफ्ट इसको बनाना है मैंने। उसके बाद भी हमने सारे मसाले, दही 1 कप हो गया, तकरीबन 1 से 2 कप आपने दही ले लिया, उसमें ज़ीरा पिसा हुआ और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, यानी जितना भी गरम मसाला है सारा आपने इसको पीस कर वो डालना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून वो डाला है आपने। 1 टीस्पून जो है आपने पिसी मिर्च डाली है, 1 जो है आपने कुटी हुई मिर्च डाली है। ये सारी चीज़ें डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और 1 चम्मच 1 कप भर के जो ऑयल वो भी डलेगा। अच्छा। और उसके साथ जो है 1 कप जो है तली हुई प्याज चूल्हा की हुई, उन सबको डालने के बाद आपने मिक्सिंग करनी है बहुत अच्छी। मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया 6 घंटे 10 घंटे, जितनी देर भी आपने रखनी चाहे और अच्छा बनेगा। फिर आपने हल्का सा ऑयलिंग कर ली किसी आपने पतीली में, उसमें फिर सारा डाल के आपने इसको ढक दिया, तो ये दम पे ही बनेगा। उसके बाद आपने कोयले की जो स्टीम दे दी, कोयले की फिर आपने स्टीम दे दी। ज़बरदस्त जो है ये रेसिपी भाई हमें पता चल रही है। अच्छा ये बताएं, यूजुअली बकरा ईद के दिनों में इतना ज़्यादा हम हैवी गोश्त खा रहे होते हैं सादिया, मतलब आप सालन ले रहे होते हैं, फिर बोटियाँ ले रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप मुस्तकिल आप गोश्त ही खा रहे होते हैं। तो इसमें जो होता है कि नाश्ता जो होता है ना, बहुत सारे लोग वो नाश्ता उनका करने का दिल नहीं कर रहा होता है, क्योंकि रात को बहुत हैवी खा लिया होता है। फिर लेट नाइट मंचिंग भी चल रही होती है कि बोटियाँ हैं तो वो आपने माइक्रोवेव में गर्म की और फिर रात को भी वो आपने खा ली। नाश्ता क्या होना चाहिए इन दिनों में जब आप दावतों में जा रहे हों, तकरीबात में आ रहे जा रहे हो? क्या नाश्ता करना चाहिए, क्या बन सकता है नाश्ते में, लाइटर भी हो, वो हैवी भी नहीं हो और उससे बदहज़मी भी नहीं हो? हाँ बिल्कुल, पहली तो बदहज़मी इसलिए होती है कि रात में हम देर से जो है डिनर करते हैं, क्योंकि अब बारबेक्यू है, जो भी है लेट नाइट तकरीबन 10 बजे के करीब डिनर होता है हम लोग का, तो वो ज़ाहिर सी पता हजम होते होते तो वो सुबह ही हो जाती है। और सुबह में आजकल क्योंकि छुट्टियाँ होती है, आदमियों की शौहरों की छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे भी घर में ही हैं, तो वो फिर नाश्ता उनको लाविश ही चाहिए होता है। वो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि रात में तो आपने बारबेक्यू किया था या रात में आपने इतना बिरयानी खाई थी तो अभी नाश्ते पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी फैमिली में तो नहीं होता। ब्रेकफास्ट उनको प्रॉपर चाहिए होता है कि वो अंडा पराठा दें, या फिर उनको आप बटर जैम के साथ दें स्लाइस, लेकिन अंडा जरूर है, दूध भी है, चाय भी है, तो ये मैं कम कुछ नहीं कर सकते। मैडम बहुत से लोग तो आप देखें भी हमारे यहाँ तो कल सब हलवा पूरी खाने चले गए, रात में कुछ था तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है नाश्ते में, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि आप ये कहें कि जनाब आप इनको लाइटर टोन में कुछ खाना दें। लेकिन ये कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं या ब्रेकफास्ट या डिनर है, तो उसमें आप दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि दही खाने से तो ये कि आपका हाजमा सही रहता है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करके तो खाना जल्दी आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपको वो जो बर्निंग फीलिंग आती है ना स्टमक के साथ में, वो नहीं होगी। एटलीस्ट ये है कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। लीमू आया हुआ है, लीमू पानी पिए, कोल्ड ड्रिंक के बजाय ना घर में लेमोनेड बनाए वो पिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, बस फ्रूट्स ज़्यादा खाएं। जी राशिदा, व्हाट्स योर टिप? जी मेरे लिए जो है ना इसका थोड़ा मुख्तलिफ है। नाश्ता जो है वो ऐसा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। पराठे, कबाब, अंडा, ये बकरा ईद के दिनों में मैं समझती हूँ ये अवॉइड करना चाहिए, जिससे बदहज़मी होती है। करते नहीं है लेकिन करना चाहिए, अपनी सेहत के लिए करना चाहिए। तो मेरे लिए पुदीना जो है, मैं ऐसा करती हूँ, पुदीने को मैं पीस के रख लेती हूँ, ग्राइंड करके रख लिया आपने 2-4 गड्डियाँ, अच्छी तरह धोया, उनको वॉश करा, और फिर इसको आपने इसमें आपने लेमन डाला, आपने उसमें जो है ये सब चीज़ें डाल के, और उसको ज़ीरा और सौंफ ये डाल के ग्राइंड करके मैंने इसको रख लिया, उसको छान लिया, और उसको फिर हमने पका लिया। आपका ख़राब होने का अंदेशा नहीं है। पका के आपने बोतल में भर लिया उसको, आपने डाला, उसमें थोड़ा पानी डाला, बेहतरीन। एक तो ये आपको लाजमी लेना है, आपको डिनर के बाद भी लेना है, आपको लंच के बाद भी लेना है, और सुबह में जो है आप लाइट नाश्ता ये करेंगे, आप सैंडविच बना लें। आप उसके अलावा फ्रूट का कुछ बना के खा लें, यानी आप दही में फ्रूट को मिक्स करें, फ्रेश क्रीम डालिए, आपका पेट भर जाएगा। 1-2 बजे आप लंच कर लेंगे, 1-2 बजे लंच ये पराठा वगैरह तो जो है वो चलिए जी नुकसानदेह। वो राशिदा का ये कहना है कि पराठे वगैरह जो है थोड़ा हैवी हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा खा रहे होते हैं। अच्छा थोड़ा ये बताएं कि ऐसी क्या नई डिश बकरा ईद पे, इस ईद पे, इन दावतों पे मेहमानों को बना के दी जा सकती है जो कि कुछ इनोवेटिव भी हो, अलग भी हो और टेस्टी भी हो?
हाँ बहुत, लेकिन रवायती खाने तो चलने ही हाँ, है, वो तो बिल्कुल। कढ़ाई तो जरूरी है, हाँ, है ना, ठीक है। बिरयानी भी बिरयानी जरूरी है, जरूरी यस, हाँ। बारबेक्यू वाले दिन तो बारबेक्यू आपको चलेगा, हाँ, ठीक है। सही। लेकिन मैं चाहती हूँ कि शामी कबाब हुए या कोफ्ते, ये थोड़ा सा बाद में रखें। अच्छा। 1 वीक के बाद थोड़ा इन चीज़ों की तरफ आएंगे, चपली कबाब हुए, शामी कबाब हुए। हाँ। अभी तो आप ऐसा रखें कि जिसमें मसाले कम हो, हाँ, मसाले नहीं हो, स्पाइसेस नहीं हो, जो अपना गोश्त का, हम क्योंकि ताज़ा गोश्त खा रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। उसका अपने फ्लेवर जो होता है ना बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप ज़बरदस्त नमक काली होता है। मिर्च के साथ खाएं, हाँ। या फिर अभी एक मेडिटेरियन डिश मैंने अभी बनाई थी, उसमें मैंने ये किया कि गोश्त को मैंने बॉईल किया नमक काली मिर्च के साथ, और उसमें क्या किया, जब मैंने इसको सर्व किया ना तो हुमस बनाया पहले मैंने, जो सफ़ेद चनों के साथ हुमस बनता है, हुमस बना के उसका पूरा मैंने उस पर गोश्त जो है स्प्रेड किया, फैलाया डिश में, प्लेटर में। हुमस यानी कि सफ़ेद चने को आप उबाल लीजिए, हाँ, भिगो दीजिए, भिगोने के बाद उसको उबाल लीजिए, और उसको उबालने के बाद जब हम पीसेंगे ना, ग्राइंड करेंगे, तो उसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा नमक के साथ उसको हम पूरा ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है। और जब उसको हम सर्व करते हैं तो उसमें चारों तरफ है लाल कुटी हुई मिर्चें डालते हैं, हाँ। तो वो एक हुमस बन जाता है, एक सिंपल सा हुमस है, हाँ, जो कि आपका पेट भी भर देता है। अब आपने वो डिश में वो रखा, उसके ऊपर आपने जो आपने गोश्त बनाया है नमक काली मिर्च के साथ जो बॉईल किया है, वो उसके ऊपर आप डालिए, और उसको फिर आप गार्निश करके आप सर्व करें। तो सबसे इजी डिश है। कोशिश करें कि आप तैयार रहें और हल्के फुल्के खाने बनाएं, समझ रहे हैं। सबसे ये नहीं कि मैं जो पसीने में हूँ और मेहमान आ गए, मैं खाने पकाए जा रही हूँ, नहीं भाई, मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता है कि आप सबसे पहले आप हैं, आप तैयार हो जाए और ऐसे खाने बनाए जो कि बहुत जल्दी बन जाए। जल्दी और बन जब जाए। ताज़ा गोश्त है उसको मैरिनेट करके रखेंगी तो आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। हाँ। तो मुझे लगता है कि आसान खाने बनाए और फ्यूजन के साथ बनाए तो खाने में मज़ा भी आएगा। खाने में मज़ा भी आएगा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर फ्यूजन के साथ बनाएं तो खाने में मज़ा भी आएगा। और ये इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि भाई इतने सारे खाने बनाना, इतनी ज़्यादा जो है वो थकन हो जाती है। हाँ। तो ख़वातीन जो हैं इन दिनों में ये भी ज़रूर देखें कि खाने बनाएं, लेकिन ऐसे खाने बनाएं कि वो उनको खुद भी थकन ना हो। और उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन इन्होंने जो दिया है वो यही है कि मैरिनेट अगर आप कर लेंगे तो वो मैरिनेशन जो है ना वो आपके काम आ बहुत जाती आसान है। वो बिल्कुल वो इसलिए काम आ जाती है कि पहले अगर आपने चीज़ें कर ली हो ना, वो है ना एक मिसाल के ज़माने अमन में अगर खून बहा लिया हो तो वो फिर ज़माने जंग में जो है वो काम आ जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से होती है ईदें कि आपने पहले से अगर अपने सारे काम निपटा लिए हो ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। कीमा भी ना जिस दिन कसाई मौजूद होता है ना, कीमा भी उसी वक्त बनवा लेती हूँ। तो कीमा जब बन के आ जाता है तो क्या होता है कि उसमें चपली कबाब का अलग कर दिया, शामी कबाब का अलग कर दिया, कोफ्ते का अलग कर दिया, बिहारी कीमा बनाना है जैसे उसमें सबकी मसाले लगा। ताज़े गोश्त में बहुत आसान होता है मसाले बना के आप उसमें लगा के रख दें। थोड़ी सी बस ये कि एक हफ्ते पहले प्रिपरेशन कर लें कि आपको जो मसाले चाहिए वो आप बना के रख लें। तो आपने मैरिनेशन कर दी ना, तो फिर आपने कोई आपके इमरजेंसी में या बगैर बताए कोई मेहमान आ जाते हैं, गेस्ट आ जाते हैं अचानक से, तो आपको बस पता है कि मसाला लगा हुआ है, आपने सिर्फ उसको कुकर में डालें और चूल्हा जला दें, वो तैयार हो जाएगा 15-20 मिनट में आपका खाना। 15-20 मिनट में जब खाना तैयार हो जाएगा तो जनाब ये देखिए कितनी सारी क्विक रेसिपीज़ आपकी दावतों के लिए, आपकी ईद के मज़े को दुबारा करने के लिए हमारी शेफ्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। लेकिन शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक क्वेश्चन है जो मुझे इन लोगों से करना है। और क्वेश्चन ये है कि ये जो गोश्त है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोश्त को आप धो के और फ्रीज़र करके आराम से रख दें और जितनी आपने जिस हिसाब से बोटियां बनानी है वो सारा कुछ कर लें। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि नहीं, अगर आपने बहुत दिनों तक यानी 2 दिन 3 दिन तक अगर आपने गोश्त फ्रीज़र किया हुआ है और उसके बाद उसको निकाल के आप बारबेक्यू बनाते हैं तो कहीं ना कहीं शायद उसका वो टेस्ट नहीं रहता। तो क्या मिथ है, क्या कुछ करना चाहिए, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई जाने से पहले मैंने जो है कई सारे सवालात छोड़े थे गोश्त से रिलेटेड, धोने से रिलेटेड, फ्रीज़र करने से रिलेटेड। वो ज़रा बताएं भाई कि गोश्त को किस तरह से फ्रीज़ करना चाहिए, गोश्त को फ्रीज़ करने का सही तरीका क्या है सादिया? हाँ देखिए, जब कुर्बानी हो ना तो कसाई को आप ये कह दे कि पानी से अच्छी तरह। अब तो सादिया हो गई कुर्बानी, अब लोगों के पास गोश्त मौजूद है। हाँ, अब हाउ टू फ्रीज उस इट? वक्त आप पानी से अगर पानी बहुत अच्छा बहा देते हैं ना गोश्त पे तो फिर इतना वो नहीं होता। ठीक है, आपके पास गोश्त आ गया, कलीजी आपने उसी वक्त धो के बना लिए, बाकी जो आपके पास गोश्त है आप कह रही हैं उसको कैसे सेव किया जाए, तो फिर मैंने फ्रीज किया जाए। हाँ, कि अब जो मसाले आपको लगा के रखने हैं वो आपने लगाए मसाले और उनको डब्बों में रखिए, कभी भी थैली में नहीं रखिए क्योंकि चिपक जाती हैं थैलियाँ। आपने डब्बों में रखा, डब्बों के ऊपर फिर आपने टैग लगा दिया, एक पेपर पे आप टैग लगा देंगे बिरयानी मसाले का गोश्त है, ये फलाना है, या हड्डी वाला गोश्त है, ये बौंग का गोश्त है, ये जो भी है ना, मैं तो इस तरह सब डब्बों में रखती हूँ, उनके ऊपर टैग लगा देती हूँ ताकि मुझे जब वो जम जाए तो मुझे आसानी हो निकाल के पकाने में, खाने में। तो ये अब बहुत आसान हो जाता है कि उसको आप गोश्त को डब्बों में रखिए और
पूरे प्रॉपर बोटियां बना के रखिए। अगर आपको लगता है कि सही नहीं बना हुआ गोश्त, तो आप बना के तरीके से उसको आप रखें और डब्बों में रखें, कभी भी वो गोश्त नहीं चिपकेगा आपस में, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है अच्छा, गोश्त मसाला निकालना। लगाकर गोश्त को कितनी देर तक फ्रिज में या फ्रीजर में फ्रीजर में फ्रीजर में, हाँ। जितने मैंने मसाले लगाए हैं ना, बिहारी कबाब का लगाया, बिहारी बोटे कीमा का, जो भी लगाया, वो फौरन तो नहीं पकेगा। हाँ। वो पूरे वन वीक का होता है कि 1 वीक में आपको ये गोश्त इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। हाँ। बाकी सारे मसाले, सब गोश्त में तो मसाला नहीं लगता ना, तो वो तो आपको वैसे ही डब्बों, लेकिन डब्बों में डाल के रखिए। जो आपने बांट दिया, जो आपके पास गोश्त आया, उसको आप डब्बों में जब रखेंगे तरीके से, तो कभी भी वो खराब नहीं होता। और इतना रखें कि आपका फ्रीजर उसको कबूल कर ले। पता होता ही है कि फ्रीजर ट्रिप कर जाते हैं, ये फ्रिज जो है वो कूलिंग नहीं कर पाते, हाँ, तो उसकी वजह से गोश्त खराब हो जाता है, गोश्त खराब हो जाता है, सही। तो आप पहले आपका फ्रीजर भी जो है ना वो आपके काम बिल्कुल सही कर रहा हो, बिल्कुल अप टू डेट हो। अच्छा, बहुत सारे लोग थैलियां बना कर भी रखे होते हैं, तो वो क्या सही रहता है? तो मुझे लगता है कि थैली ज्यादा, अगर आप कभी कोशिश करें, देखें, ट्राई करें कि डब्बों में रखना ज्यादा उसका आसान फर्क है। बताए ना, क्या दोनों में क्या फर्क मैंने है? यही तो बताया। एक तो देखिए, जो थैलियां होती हैं वो रिसाइकिल होती हैं और बहुत ही खराब मटेरियल की बनी हुई होती हैं, ठीक है, केमिकल से बनी हुई होती है। That's the point, yes, हाँ, तो हाँ। वो आपके गोश्त को खराब कर सकती हैं, ठीक है। और अभी जब देखें, अभी रिसेंटली परसों मैंने जब थैलियां खरीद के लाई, आप यकीन करें, गोश्त डाला फट गई, गोश्त डाला फट गई, मतलब इतनी खराब वो मटेरियल की वो थैलियां थी कि मुझे लगा कि जैसे बांटने वाला गोश्त होता है, शॉपर में डाल के आप दे रहे होते हैं, तो वो शॉपर में डाल रही थी और वो फट रही थी थैलियां। इतना खराब मटेरियल उसका, बहुत ही खराब, लो बिल्कुल उसकी बनी हुई थी। तो बेस्ट यही है कि डब्बे, आप थोड़ा महंगा पड़ता है ये है, लेकिन आप पूरे साल भर जमा करती रहे। मैं तो जमा करती रहती हूँ डब्बे, और फिर खरीद भी लेती हूँ, और फिर जो भी गोश्त होता है वो सब का सब मैं डब्बों में डाल के रखती हूँ। बांटने वाला भी मैं डब्बों में ही दे देती हूँ। और मैं लोगों को बोल देती हूँ, भाई आपको पका हुआ गोश्त चाहिए कि कच्चा गोश्त चाहिए, तो सब कहते हैं पका के गोश्त भेजो। तो मैं मोस्टली ये करती हूँ कि गोश्त पकाती हूँ और फिर वो डब्बों में डाल के, जैसे मैं मुझे जहाँ भेजना होता है भेज देती हूँ। लोगों ने ये भी आसान किया है कि आप पका के भेज दे, हमें पका के भेज दे। ये अच्छा भाई, ये तो बड़ी अच्छी आप शेफ है कि भाई पका के भी आप साथ में आप पका के भी भेज देती हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा जी, राशिदा हमारे साथ है। राशिदा, आप बताएं कि गोश्त फ्रीज करने का, को मसाला लगा के रखने का फ्रीजर में क्या तरीका है? देखिए, जिस गोश्त को आप मसाला लगा दें वो तो आप बॉक्स में रख दें, जी मसाले वाला, क्योंकि वो आपको 1 हफ्ते में 10 दिन में आपको यूज़ करना होगा। लेकिन जो कुर्बानी का गोश्त है, जिसको आप लॉन्ग टाइम तक आपको रखना है, वो आप बॉक्स आपकी जगह घेर लेगा। हमारे फ्रीजर इतने बड़े नहीं होते कि हम बॉक्स में पके हुए खाने, मसाले लगे वो आप रख सकते हैं आराम से। लेकिन एक जो इन्होंने बताया बिल्कुल ऐसे ही है कि शॉपर जो है वो खराब मटेरियल, लेकिन एक आता है जिप वाला, आपको लॉक कर देंगे इसको, वो बेहतरीन है गोश्त के लिए। मैं तो वही यूज़ करती हूँ। आपने गोश्त कभी भी नहीं धोना, कुर्बानी का गोश्त धोना नहीं है, आपको वैसे ही रखना है, एज इट इज़ रखना है। आप उसके ऊपर चिट लगा के, टेप लगा के, उसमें आप लिख सकते हैं। आपको याद है कि ये गोश्त जो है कीमा बनेगा। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त जो है वो धोना नहीं, धोना भी नहीं चाहिए। और अगर और लॉन्ग टाइम तक रखना है आपको, तो आप उसमें अदरक, लहसुन और हवा में रखें उसको, ताकि खुश्क हो जाए उसका पानी खून, और फिर उसका पैकेट्स बना के जो भी अदरक, लहसुन और हल्दी, ये 2 चीज़ें आप लेकर ना, जो आपको लॉन्ग टाइम तक रखना है। आप गोश्त की बोटियों पर इसको लगा दें, रब कर लें चीज़ा, और फिर इसको रख दें। सही, उसमें स्मेल भी नहीं आएगी, जैसे पानी गिरता है ये कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तो ये भी इन्होंने जो बात बताई है कि पहले आप हवा में रखें खुला, ताकि इसको जो भी पानी वगैरह पहले कुर्बानी का गोश्त जो है वो हवा में रख दिया, फिर उसके ऊपर जो है वो अदरक और लहसुन, जो आपको देर तक रखना है ना, देर तक आप 1 महीने तक रखना है आपको, तो उसमें अदरक, लहसुन और हल्दी जो है वो आपका जो है जरा 1 महीने तक आप रख सकते हैं। अगर रखना चाहें आप रख सकते, 2 महीने तक भी लोग रखते हैं। पूरी मुहर्रम में लोग बनाते हैं, मुहर्रम में लोग हलीम बनाते हैं उसी गोश्त का। तो मैं उन लोगों के लिए चीज़ बता रही हूँ कि हल्दी जो है वो जरासीम जो है वो ख़त्म कर देती है। आपके गोश्त में कोई जरासीम दाखिल नहीं हो सकेगा। हल्दी लगाएं आप, थोड़ा सा अदरक, लहसुन लगाएं, और उसको बेफिक्र हो जाए, आप रख दें। उसको थैली को पलटते रहें, ये भी ज़रूरी है। आप उसको छोड़ ना दें, लाइट भी जाती है, चीज़ें इधर उधर भी होती है, आप उसको चेंज करते थे। और जिप वाली जो है वो आप थैलियाँ लें, आप बिल्कुल जो है ना उसमें आराम से आप उसमें गोश्त जो है सेव कर सकते हैं। गोश्त जो है वो सेव कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। यानी हमें दोनों चीज़ें इन्होंने जो है वो बताई हैं कि जिन्होंने जो है नॉर्मली पकाने के लिए रखना है वो डब्बों में रख लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने गोश्त को सेव करना है, फ्रीज करना है, जस्ट लाइक 1 मंथ अबाउट। हाँ, वैसे इतना कौन रखता है गोश्त, लेकिन फिर भी चलें आप तरकीब सुन लें। लहसुन और जो है हल्दी लगा के जो है वो आप जो है वो रख सकते हैं गोश्त। तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो तरकीब है जो कि हमारी दोनों शेफ्स ने जो है वो हमें बताई है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं राशिदा
कि अब यूजुअली अब ये तो चले हमारे पास अब बारबेक्यू का एक सीज़न भी है, टाइम भी है, ये थ्रू आउट बारबेक्यू चलता है। ये इतने हैवी खाने हजम करने के लिए ड्रिंक आप कौन सी लोग ज़्यादातर नींबू पानी की तरफ जाते हैं, बट व्हाट डू यू प्रेफर कि इसके अलावा और मज़ीद क्या हो सकता है कि आपका जो हाजमा है वो हो जाए और आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं ना कि वो नहीं सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करते, वो कहते नहीं जी हम कोई ऐसी चीज़ पियेंगे जिससे हमारा हाजमा हो, उसके लिए क्या? हाजमे के लिए एक तो मैंने आपको जो पहले बताया जी। वो ड्रिंक में आ गया, और हाजमे के लिए आप उसमें जायका मत देखें, उसमें टेस्ट भी होगा, लेकिन आपका जो ये गोश्त वगैरह आप खा रहे हैं, ये आपको जो है ना हजम भी करने में मदद देगा और आपको ना भारीपन भी नहीं होगा। अच्छा। उसके लिए आप ऐसा करें, 1 लीटर पानी ले लें, उसमें आप तकरीबन 1 मुट्ठी सौंफ, 1 मुट्ठी में सौंफ जो भी आ रही है आप वो डाल लें, 1 मुट्ठी पुदीना डाल दें, और इन दोनों चीज़ों को, गुड़ आता है ना, गुड़, जी जी, 1 मुट्ठी सौंफ, 1 मुट्ठी पुदीना और गुड़, जी, और थोड़ा सा गुड़ की डली, जी जी, ताकि थोड़ा फ्लेवर लगे। एक गुड़ जो है वो कभी नुकसानदेह नहीं है। राइट। 1 डली छोटी सी डाल दें आप, शुगर का पेशेंट है तो वो ना डालें बेशक, वो डाल दें आप। उसको आप जो है इसको ढक के रख दें रात को ये चीज़ें डाल के आपने ढक के रख दिया। सुबह आप इसको जब देखेंगे तो इसके सारे फ्लेवर जो है दोनों तीनों चीज़ों के इसमें आ जाएंगे पानी में। उसको आप छान लें, निचोड़ अच्छी तरह हाथ से ना, आप दस्ताने पहन के इसको हाथ से मल लें, कोई मसला नहीं है, सारे फ्लेवर आ जाएंगे। ये पानी जो है आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें जी, सही। हाजमे के लिए सौंठ भी, सॉरी मैं अच्छा, बताना भूल और गई, खाने के दरमियान सौंठ भी डालनी है आपको। अच्छा जी, सौंठ आती है। दोबारा बताएं इंग्रेडिएंट्स। 1 मुट्ठी सौंफ, नहीं 1 मुट्ठी सौंफ हो गई, 1 मुट्ठी पुदीना हो गया। अगर आपको थोड़ा टेस्ट बनाना है अच्छा, आप थोड़ा सा गुड़ डाल सकते, चीनी नहीं डालेंगे। गुड़ और सौंठ जी, हाँ सही। और सौंठ जो है वो जो अदरक को सुखा के बनती है, जी जी जी। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर नहीं है तो आप उसमें अदरक का जिंजर जो है कूट के डाल सकते हैं। बेहतरीन आपके हाजमे का ये, बेहतरीन जी, आपके हाजमे के लिए ये ज़बरदस्त सी चीज़ जो है वो राशिदा ने हमें बताई है। अच्छा राशिदा, ये बताएं कि गोश्त से रिलेटेड अब एक तो क्या होता है कि हम बिरयानी बना लेते हैं, लेकिन अब इशू ये होता है कि बिरयानी कितनी तरीक़ों से बनाई जा सकती है, ये ज़रा बताएं। कि एक तो वो नॉर्मल बिरयानी होती है जो भाई एक ईद की बिरयानी होती है जो घर में बनती है, डिफरेंट बिरयानी कैसे बनाई जा सकती है? डिफरेंट बिरयानी इसी गोश्त के साथ हैदराबादी भी है, यखनी पुलाव तो एक अलग आ गया, मगर बिरयानी जो अलग बनती है जिसमें ज़्यादा हैवी चीज़ें ना हो, यानी कि सीने में जलन होती है ना, वो चीज़ ना हो। आपने साफ़ सुथरा बीफ ले लिया, आपने इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। आप छोटी बोटियाँ बनाएंगे, आपसे बोटियाँ कम खाई जाएंगी, आप बड़ी बोटियाँ ना डालें। छोटी बोटियाँ बनाएं कीमे से थोड़ी बड़ी वाली, उसमें आपने जो है अदरक लहसुन और कच्चा पपीता, दही, ज़ीरा, ये तमाम मसाले जो घर के होते हैं, स्पाइसेस वगैरह, हरी मिर्चें उसमें पीस के आप डाल दें, और मिर्चें लाल वाली थोड़ा कम करें क्योंकि तेज़ाबी तो उसी से होती है। और ये हो गया अपना कड़ी पत्ता हो गया, वो भी इसने आपने 10-12 डाल दिए तोड़ के ना, वो डाल दिया। आपने ज़ीरा थोड़ा पीस के ज़्यादा डाल दिया, उससे आपको बदहज़मी कभी भी नहीं होगी ज़ीरे से। और सौंठ का पाउडर, यानी अदरक का पाउडर जो है, उसको सौंठ कहते हैं हम लोग ना, सुखाने के बाद उसको पाउडर बनाते हैं, वो सौंठ बन जाती है। आपने वो भी इसमें डाल दिया, और उसमें दही ज़्यादा मिक़दार में डाल दिया। उसके अलावा आपने इसमें एक चीज़ और थी, वो काली मिर्च, काली मिर्च भी आपने डाली, यानी मिर्चें जितनी कम हो सके आप, ये वाले स्पाइसी, जायफल जावित्री हो गई आपकी, आपने ये डाला, दही लगा के आपने मसाला बना के इसको रख दिया है। फिर आपने एक पतीली लिए, उसमें और नींबू 3-4 ले लें आप, वो निचोड़ के डालें। आपने पतीली में ऑयल डाला, उसमें प्याज आपने फ्राई की और निकाल के बाहर रख दी। फिर ये गोश्त आपने बिछा दिया। मैंने आपको बोटियाँ छोड़ी इसीलिए बताई हैं, कच्चा पपीता इसीलिए बनाया कि ज़्यादा कुक करने की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी, अच्छे से कुक। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया राशिदा हमारे शो पे आई, बहुत शुक्रिया सादिया हमारे शो पर आई। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि जब ईद के बाद पहला दिन होता है और काम पर वापस आना होता है तो कैसा लगता है। वेलकम बैक। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि ईद के बाद या किसी भी बड़े इवेंट के बाद या बहुत सारी छुट्टियों के बाद जब वापस आप अपने कामों को जाते हैं, वापस से आप उस जॉब पर जाते हैं, तो भाई कैसा लगता है। और इस सारे सिनेरियो में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत लेज़ी हो रहे होते हैं और वो कहते हैं जी ठीक है, एक दिन की छुट्टी और मिल जाए, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए तो हम थोड़ा सा और आराम कर लेंगे, बट काम तो काम है। और जैसे ही आप ऑफिस में एंटर होते हैं, चाहे आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, कोई भी हो, वहीं से आपका काम जो है शुरू हो जाता है और आपका दिमाग जो है वो काम में लग जाता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद, समर वेकेशंस के बाद या बहुत सारी छुट्टियों के बाद आपको मोटिवेट करती है
कि जी आपने उठना है सुबह और काम पर जाना है और फिर आपने अपनी रूटीन को कंटिन्यू करना है, और इस सारे सिनेरियो में क्या क्या एंजाइटी होती है और किस तरह मैनेज करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है माइंड ट्रेनर उरूसा मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। उरूसा कैसी हैं? आपको ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो जनाब लोग आए हैं काफ़ी दिनों बाद हमारे शो पे, और आज ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो उरूसा बताएं कि क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि आप सुबह उठ के वापस आते हैं और मतलब छुट्टियों के बाद आते हैं, और अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही हो और आप दोबारा से उस माहौल में नहीं रच बस रहे हो, यानी आपका दिमाग जो है वो कबूल नहीं कर रहा हो कि इतनी छुट्टियों के बाद फिर दोबारा से काम करना है, कैसे अपने आप को जो है वो अक्सर बकअप करना ये चाहिए? बड़ा मुश्किल होता है, हाँ। क्योंकि अगर इतना लंबा गैप आ जाए हाँ। इतना मुश्किल हो जाता है, अब वापस उसी रूटीन में जाना, हाँ। तो सुस्ती अलग हो जाती है। सही। जाहिर है सारा दिन अगर आप अपना सोते हुए गुजारो तो फिर तो और मुश्किल हो जाता है अगले दिन कि अब सुबह सवेरे फिर उठना, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पे क्योंकि मैं लोगों को जब देखती हूँ तो एक चीज मैंने बहुत कॉमन देखी, जब तक सर पे पड़ेगी नहीं तब तक काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो अब क्योंकि एकदम ईद के फौरन बाद एक दिन होता है कि फौरन आपको नहीं पता कि भाई आगे व्हाट आर द चैलेंजेस अहेड काम के सिलसिले में, तो आप जरा स्लो ही गुजरता है। ईद का फौरन दिन होता है, उसके बाद काफी देखा है हमने कि स्लो गुजरता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं, उसको कहते हैं चंकिंग। ओके। और ये कॉन्सेप्ट जो है चंकिंग लफ्ज आया चंक से, यानी कि छोटे छोटे चंक्स। हाँ। तो अगर काम बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो और ओवरवेलमिंग हो रहा हो अगला दिन के कैसे करना है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दें अपने दिन को, तो इट गेट्स फार इजियर, जरा आसान हो जाता है उसको करना। That's great, yes, that's great, हाँ। आप लोगों को भी अगर ईद के बाद मुश्किल हो रही है कि अब मतलब सुस्ती हो रही है, काहली हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है कि काम किस तरीके से वापस करें, तो अपने दिन को हिस्सों में बांट दीजिए, और जब हिस्सों में बांट दें तो उस जो काम है उसको भी छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि अब मैं जो हूँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में वापस आ रहा हूँ। रूटीन में वापस आ रहा है, बिल्कुल। लोग जब नहीं करते ये तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी की कैफियत हो जाती है, फिर स्ट्रेस अलग हो रहा होता है। स्ट्रेस ये कि एक तो अच्छा, ये उन लोगों के लिए है बेसिकली जो काम चोर नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत लंबे ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। काम चोर का तो वो तो अलग ही कहानी है। काम चोरों का जिनको काम नहीं कर रहा है उनका तो मसला ही अलग है ना। हम एक टॉपिक बिल्कुल जरूर करेंगे। और हाँ, मैंने और उरूसा ने ना इससे पहले ये काफी पहले सोचा भी था कि उरूसा हमने काम चोरों के ऊपर भी ना एक पूरा टॉपिक रखना है। मेरे ख्याल में पूरा 1 घंटा गुजर जाएगा, लेकिन हम लोगों की बातें जो है ना वो खत्म नहीं हो सकती। अच्छा जी उरूसा, ये बताएं कि अब जिस तरह से आपने बताया कि जो मतलब आपको सुस्ती हो रही है, काहली हो रही है, तो आप अपने दिन को है वो चंक्स में जो है वो उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि अब बहुत सारे लोग जो है इस हवाले से मेंटली स्ट्रेस में होते हैं कि जी काम पे जाना है, और उनको बिला वजह के स्ट्रेस होता है कि जी छुट्टी खत्म हो रही है, काम पे जाना है, हालांकि वो मतलब काम में भी ठीक है, पता है उन्हें वापस जाना है। तो क्या ये बेहतर होता है कि ऐसे लोग जो है वाकई 1 दिन का डिले ले लें या 1 दिन और ब्रेक ले लें तो उनकी एफिशिएंसी नेक्स्ट डे से बेहतर हो जाती है, या थॉट प्रोसेस सेम रहता है लेकिन बस ये एक वहम होता है कि जी काम पे जाना है, अनड्यू स्ट्रेस होता है? नहीं, ये सिर्फ आपकी अपनी सोच है जो कि आपको वो महसूस करा रही है वो एंजाइटी। इट ऑल हैपेंस ओवर हियर। सही, हाँ। हर एक्शन के पीछे सबसे पहले एक सोच होती है। सही। सो पहले मैं कल ही जो हमारे क्लाइंट हैं दुबई में, तो कल ही मैं उनको ये बता रही थी, क्योंकि वो भी यही कहते हैं अब कल से काम शुरू है, अब मैं क्या किस तरीके से इसको हैंडल करूँ। देखिए हर एक्शन से पहले एक फीलिंग होती है, फीलिंग के पीछे एक सोच होती है। सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंड, विद योर थॉट्स। तो अगर आप अपनी सोच यहाँ पे दुरुस्त कर ले कि ठीक है काम है और मैं पहले भी करता ही था काम, हाँ ये है, अब मुझे थोड़ा सा हैंडल करना है तरीके से कि मैं अगले दिन जब मैं काम पे जाऊं तो मैं मेंटली फ्रेश भी हूँ और मैं अच्छे से काम करूँ। अच्छा अजीब सी बात ये है, जब लोग वेकेशंस पे जाते हैं 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो चाहते ही नहीं है कि वेकेशन से वापस आए, छुट्टियां आए तो छुट्टियां ही रहे, वहीं रह जाए। दूसरे किस्म के वो होते हैं वेकेशन ले ली उसके बाद और एनर्जी होती है उनके अंदर, और एनर्जी होती है और जाहिर है वो रिफ्रेश होके आ रहा है ना, रीसेट होके आ रहा है, उनका माइंड फ्रेम पूरा रीसेट हो रहा है। तो वो जब काम पे आते हैं तो वो और अच्छे से उसको काम को निभाते हैं। तो ये सारा आपका माइंडसेट है। अगर आप अपने माइंडसेट को प्रोग्राम कर लें, ट्रेन कर लें, तो फिर ज़रा बेहतर हो जाता है कि आप
सॉर्ट आउट कर ले तो अपने माइंड में, और अपने जहन से ना आप गुफ्तगू करना, जो गुफ्तगू हम करते हैं मैं और आप और हम सब, तो ये जो सेल्फ टॉक है ये बहुत मायने रखती है इसमें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सेल्फ तो टॉक। आप अपने आप से क्या गुफ्तगू करते हैं? सही। क्या ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अरे यार कल फिर काम पे जाना कल है, फिर काम पे अरे जाना है, यार। हाँ। या फिर आप आपसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, चलो एक अच्छी ब्रेक ले ली, अब कल एक नए एंगल से, एक नई सोच के साथ, नई सोच के साथ। ये कौन से लोग होते हैं जो कि अपने हर दिन को नया दिन समझ के कुछ नया करने के जज्बे के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं? जरा थोड़ा सा ये बताएं, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ना, कि हर किसी की कोई ना कोई थॉट प्रोसेस होता है, हर किसी का कोई ना कोई सोच का जो है वो पैरामीटर अलग होता है। ये टाइप जरा थोड़ा सा बताएं कि इस तरह की कितनी टाइप्स होती हैं। कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी ठीक है भाई, कल भी यही था, आज भी यही है, इट्स ओके फाइन, यू नो, वो खुद भी बेजार, उनके साथ काम करने वाले भी उनसे बेजार हो जाते हैं कि यार ये तो कभी कोई काम की बात करते ही नहीं है, तो कोई इनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब हर वक्त बेजारी की कैफियत। उनके लिए क्या होता है, छुट्टियों के बाद जो लोग आ रहे होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं बेजार। और आपने देखा होगा कि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे होते हैं जो डॉक्टर के पास भी बेजार ही जाते हैं, वो बेजार ही रहते हैं दुनिया से। और कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो हर टाइम, यू नो, एवरी पार्ट ऑफ सेकंड देयर लाइफ के वो क्या कर रहे होते हैं, कुछ दे वांटेड टू डू समथिंग न्यू, एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग, क्रिएटिव। यस, ये जरा थोड़ा सा बताएं। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारा जो असर है ना, वो आपके जो इन्वायरमेंट है ना, जिस माहौल में आप पले बढ़े हैं, या फिर आप के इर्द गिर्द कोलीग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, उससे बहुत रिफ्लेक्ट करता है, आपका रिफ्लेक्ट करता है। यस, यानी कि आप, मेरा और आपका, या हम में से जितने लोग यहाँ पे ना, हमका एक लेंस है जिसके थ्रू हम देखते हैं दुनिया को। तो वो लेंस जो है बाज़-औक़ात लोगों का बहुत मनफी होता है। तो हर चीज को देखना है, मुझे देखेंगे तो बुराई निकाल देंगे, कुर्सी देखेंगे कुर्सी में भी बुराई निकाल देंगे। तो उनके अंदर ये, क्योंकि जिस तरीके से उनका ब्रॉटअप हुआ जब है, लोग अपनी कमियों को और खामियों को वो फिर रिफ्लेक्ट करते नहीं ओवरकम कर पाते, तो वो फिर दूसरे के सामने वाले के साथ में ये क्रिटिसाइज करना या एंड ऑल। वैसे भी एक रिसर्च ये कहती है कि 70 से 80% जो सोचे हम सोचते हैं वो मनफी होते हैं। सही, बिल्कुल। विच इज अ लार्जर पोर्शन ऑफ अस बीइंग वेरी नेगेटिव। हम बहुत मनफी सोचते हैं, लेकिन हालांकि उस मनफी सोच में भी बाज़-औक़ात लोगों की लेंस पॉजिटिव निकलती है। यानी कि वो उसमें भी कोई अच्छाई देखते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर शुक्र की आदत बहुत होती है। शुक्र की आदत, सब्र की आदत, यानी कि हर चीज में दे आर वेरी ग्रेटफुल। कि अभी मैं ईद से पहले 500 लोगों की ट्रेनिंग करा रही थी, तो सब बड़े डीमोटिवेटेड इनिशियली लग रहे थे। मैंने कहा आप लोग ये सोचो, जहाँ पे आप लोग अभी हो, अक्सर लोग जो हैं दे आर स्ट्राइविंग, वो कोशिशों में लगे हुए हैं उनकी नौकरी हो जाए। आप लोग इतने लकी हो कि आप लोग की नौकरी भी लगी हुई है, आप लोग 2-3 वक्त का खाना भी खाते हो, घर भी है। अगर आप थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें जिंदगी का, कि आज जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, आई एम वेरी ब्लेस्ड। मतलब कई लोग शायद आपकी पोजीशन पे आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कई लोग मेरी पोजीशन पे, या जितने कैमरा मैन है हमारे पास यहाँ, उनकी पोजीशन में। सो अगर हम ये पर्सपेक्टिव चेंज कर लें अपना देखने का, तो सुबह उठने के लिए दिल भी चाहेगा, और ईद के बाद आके दिल भी करेगा। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया अरूसा, आप हमारे शो पे आई और इतने कम टाइम में अरूसा ने इतनी ज़्यादा बातें और इतनी अच्छी बातें बताई हैं कि दैट्स अनबिलीवेबल। ज़रूर आप इनकी बातों को फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक अहम टॉपिक है जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो भाई, क्योंकि ये जो सीज़न है ये है खाने पीने का सीज़न, और ये जो 3 दिन है लोगों ने खूब खाएं खाने, खूब खाएं खाबे, और उसके बाद जो है वो पहले या दूसरे दिन के बाद ही लोगों ने जो है वो शिकायतें करना शुरू कर दी थी, जी बदहज़मी हो गई, हमें पेट में दर्द हो रहा है, हमें जो है वो खाना हज़म नहीं हो रहा, या फिर ज़्यादा खाने की वजह से हमें माइग्रेन हो रहा है, ज़्यादा खाने की वजह से हमें जो है वो गैसेस हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है शाह भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो, और C21 की जितनी भी व्यूअरशिप है, जितने लोग देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। शाह भाई, क्या करना चाहिए इन दिनों में, जब हो जाए आपको पेट का दर्द, जब हो आपको गैस, जब हो आपको परेशानी, हाजमा नहीं हो रहा, खाना भी है लेकिन सर दर्द भी हो रहा है, 10,000 मसले मैदे में चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली स्पाइसेस का क्या? दरअसल में हमारे यहाँ पे लोग जो है ना, एक दूसरे की दोस्ती में मारे जाते हैं।
कहते हैं आओ पार्टी करते हैं, आओ पार्टी आओ करते बारबेक्यू हैं, करते आओ हैं, बारबेक्यू आओ करते ये करते हैं। हाँ। हालांकि गोश्त तो साल 12 महीने मिल रहा है, हाँ, सही। लेकिन ये है कि एक लिमिट पे खाएं आप लोग, ओवर ना खाएं, बिचारखोरी ना करें आप लोग, इतना खाएं कि बस पेट भर गया, काफ़ी है ये। और मैं भी इसी तरह कर रहा हूँ, खाना नॉर्मली खा रहा हूँ। मेरे यहाँ तो आज भी सब्जी भी बनी है। हाँ, वैसे ये बड़ा अच्छा आइडिया है हाँ, सब्जी का। हाँ, सब्जी भी खाएं, दालें भी खाएं, गोश्त भी खाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता इस्तेमाल करें, उसके बाद जो है आप गोश्त अपनी ताकत खो बैठता है, तो इसलिए जायका भी ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है ना, जो नीडेड लोग हैं आप उन तक पहुंचाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, अब खा लिया है, पेट अब फारा कर रहा है, पेट फूल रहा है, मैदा जल रहा है, मुंह का जायका भी चेंज हो रहा है, तबीयत में घरानी आ रही है, भारीपन आ रहा है, तो आपने 3-4 चीज़ें आप ले लीजिए, अपने घर पे रख के उसको पाउडर बना लीजिए। आपने लेना है देसी पुदीना, सूखा हुआ मिलेगा पंसारी की दुकान से, जो हम खाने में डालते हैं ना, हरा वाला होता है, ये सूखा हुआ होता है। देसी पुदीना 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, ये कोई इसमें नमक नहीं है। सही। तो आप देखिएगा 10 मिनट में आपको रिजल्ट मिलेगा। वाह, अगर पेट में दर्द हो रहा है आपके, हाँ। सबसे पहले नोट करें कोई बात तो नहीं रुकी हुई है, कोई बात रुकी हुई है तो पेट में दर्द हो रहा है, बता दो तो पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। सही, हाँ। ठीक है। और अगर आम तौर पे पेट में दर्द हो जाता है तो अजवाइन, खाली सिर्फ अजवाइन ले लें, आधी चम्मच मुंह में डाल के चबा लें और ऊपर पानी पी लें। अच्छा, आप देखें 5 मिनट 6 मिनट में आपके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। और अगर फिर भी आराम ना आए तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को दिखाइएगा। ये बाज़ औक़ात कार्डिक पेशेंट्स के साथ ज़्यादा होता है। अच्छा, दिल की वजह से भी पेट में दर्द होता है। अच्छा, हाँ, बहुत एहतियात करें। सही। दिल मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनको भी होता है, और जिन किसी को नहीं इलम है, आप गैसेस की भी दवा ले रहे हैं फिर भी आराम नहीं अच्छा, आ ये रहा। गैसेस की जो शिकायत करते हैं लोग कि भाई ज्यादा खाने से किसी के सर में भी दर्द होता है, गैस भी होती है, उसका क्या इलाज करें? देखें, जो सबसे बेहतरीन है उसके लिए आपने लेना है पुदीना, अदरक और दालचीनी। इसका कैवा बना लें आप। ताज़ा पुदीना हर घर पे मौजूद है, अदरक हर घर पे मौजूद है, दालचीनी हर घर पे मौजूद है। आप आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4-5 पत्ते पुदीना के 1.25 कप पानी में डाल के उबाल के पी लें आप। फौरी सर के दर्द में आराम आता है। अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो लहसुन का 1 जवा ले लें, उसका छील लें, उसे रोटी में लपेट के खा लें। वैसे अगर डायरेक्ट खाएंगे मैदे में तेजाबियत करता है ना, और स्मेली भी होता है, तो आप रोटी में लपेट के खा लें और आप देखिएगा 10 मिनट में आपके सर दर्द में आराम आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा जबरदस्त ये है मैंने वो। अपने पे आजमाया है। अच्छा, हाँ, घर पे इस्तेमाल किया। सही। अच्छा, इन दिनों में लोग बहुत ज़्यादा इस तरह से खा पी रहे होते हैं और वो राइस भी ले रहे होते हैं, बारबेक्यू भी ले रहे होते हैं, हैवी डिशेस भी होती हैं, मीठा भी जो है वो खा रहे होते हैं। तो आप क्या जो है ना वो सजेस्ट करेंगे कि उसके बाद जब बहुत सारे लोग सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेते, उन लोगों को ज़्यादातर वो प्रेफर करते कि हम नींबू पानी पी लें हाजमे के लिए, या फिर हम जो है ना वो कोई इस तरह की कोई चीज़ खा लें कि वो हमें हाजमा हो जाए? मिंट वाला सिरप पी हाँ, लेते हैं। मिंट, हाँ। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते नींबू पानी, या उनकी कोई हेल्थ उनको नहीं अलाउ कर रही थी, गले की वजह से भी बहुत सारे लोग, तो वो क्या करें इंस्टेंट कि भाई उन्होंने ज़्यादा खा लिया, अब हाजमा करना है उन्होंने, फिर क्या खाएं? देखिए, जो मैंने अभी पुदीना, अजवाइन, सौंफ वाला बताया ना, अनारदाना वाला, सही। ये बना के रख लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी से लें। आप देखें फौरी रिजल्ट मिलेगा आपको। इतनी जल्दी आपको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देगी जितनी जल्दी ये देगी। हाँ, और ये कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, टोटल नेचुरल है, कोई केमिकल भी नहीं है। कोई केमिकल भी नहीं है। अच्छा शाह भाई, ये बताइए कि जो गोश्त की बोटी होती है वो बहुत सारे लोग पूरा साल ऑब्वियसली नहीं खाते गोश्त, लेकिन जब बकरीद आती है डेफिनेटली घर में बन रहा होता है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में गोश्त बना, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं चिकन ही खा लूँगी, या मैं राइस में, सादे राइस में कुछ मिला के कुछ कर लूँगी। तो एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को ना, क्योंकि वो बहुत सारा गोश्त खा रहे होते हैं। सुबह भी वो मीट की कोई चीज़ खा रहे होते हैं, नाश्ते में भी वो कलेजी, फिर उसके बाद जो है वो गोश्त, और थ्रू आउट अब ये पूरा वीक जो दावतों का चलेगा, इवेंट्स का चलेगा, लोगों को क्या होता है कि गोश्त खाने से एलर्जी हो जाती है, स्किन के ऊपर रैश भी पड़ जाते हैं, और उनको फील हो रहा होता है कि कुछ इचिंग हो रही है, या कोई जैसे किसी के होठ पे स्वेलिंग आ जाती है, किसी की आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है। तो ज़रा थोड़ा ये बताएं। देखिए, बाज़ औक़ात ये एलर्जीज बहुत ख़तरनाक भी हो जाती है। हाँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए आप। अगर आपको बहुत ज़्यादा होंठ भी सूज गए, आंखें भी सूज गई हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो फुर्सत ज़ाया किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास चले जाएं। एंटी एलर्जी एक
इंजेक्शन की सूरत में या कोई चीज़ की सूरत में आपको दे देंगे ताकि फौरी रिलीफ मिल जाए। फौरी रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज़ ये है कि शरबत उन्नाब, अच्छा, वो आप एक बोतल घर में रख लें, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, 4 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लें आप। उन्नाब एक बेर होते हैं, उसका शरबत भी बनता है, उसको आप बेर की सूरत में भी ले सकते हैं, भिगो के भी पी सकते हैं, लेकिन उसका शरबत ले लीजिए, वो बहुत ईजी है। 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला, दोपहर शाम पिए। ये हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करती है। आम तौर पे हमारी एंटी एलर्जी जो होती है, आजकल आपको पता है गर्मी का नज़ला बहुत तंग करता है, हाँ, इस कदर अजाब में डालता है और बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब कर देता है। तबीयत भी खराब। तो आपने बनफशा के पत्ते आप ले लें, इसका 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए, 2 या 3 दिन पी लें। हर किस्म का नज़ला ज़ुकाम और स्किन एलर्जी भी इससे ख़त्म होती है। अच्छा, और इससे आपको नींद भी नहीं आएगी। नींद भी नहीं आएगी। भाई बहुत ज़बरदस्त जो है वो शाह भाई हमें टिप दे रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि देखें ये जो हाजमे का इशू और स्किन एलर्जी, ये 2 चीज़ें इन दिनों में ज़रूर लोगों के साथ में होती हैं और लोग ये कंप्लेन लेके आ रहे होते हैं कि भाई हमें जो है वो स्किन एलर्जी हो गई। इनफैक्ट मैं शाह भाई मैंने जो है वो जब फर्स्ट डे मैंने गोश्त लिया, थोड़ा सा मैं नहीं खाती गोश्त, तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे होठों के पास यहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग है, तो मैंने नहीं खाया, वो थ्रू आउट द डे ख़त्म हो गई। लेकिन मैंने ज़रूर सोचा कि जब शाबाश शो पे आएंगी तो मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि जो लोग नहीं खाते पूरा साल गोश्त, उनके साथ होता है ये प्रॉब्लम? मसूड़े सूज जाते हैं बाज़ हाँ, लोगों के। मसूड़े ठीक है? सूज जाते हैं। ऐसी सूरत में आपने गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ली करनी है। अच्छा, हर 1 घंटे 2 घंटे बाद आप कुल्ली करते जाएं, शाम तक काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा गोश्त खाने के बाद आप दांत को ब्रश करें। ये जो आपके दांतों में जो गोश्त फंसा हुआ होता है, या आजकल आपको पता है सारे घर में कसाई बने होते हैं, वो जब टोका मारते हैं तो हड्डी का भी चूरा कर देते हैं गोश्त के साथ ही, वो उसके साथ लगी हुई आती है। बाज़ लोग तो खा लेते हैं, लेकिन वो मैदे में अल्सर करता है, चुभ जाता है, फिर दांतों में प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसी सूरत में आप ब्रश करें और इसके अलावा जो है आपने गर्म पानी में नमक डाल के हर 1-2 घंटे बाद कुल्ली करें। चलिए जी, गर्म पानी में आपने नमक डाल के जो है वो कुल्ली भी करनी है, ये आपकी दांतों के लिए, दांतों की सेहत के लिए अच्छा। बहुत शुक्रिया शाह भाई, हमारे शो पर आए। शो का टाइम हो गया एंड अप। आज का शो कैसा लगा ये बताना है हमारी सोशल साइट पर। इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, हंस रही मुस्कुराते रहिए। देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।